हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपको विजयदशमी के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन हमें कहीं ना कहीं दिल में यह ठान लेना चाहिए कि जिस तरह से विजयदशमी हमें बुराई पर अच्छाई की अच्छाई का संदेश, बुराई पर अच्छाई के जीत का संदेश देता है, उसी तरीके से आज के दिन हमें अपने मन में संकल्प करना चाहिए कि जो भी हमारी जीवन में बुराइयां हैं, चाहे वो कहना चाहिए डिस्ट्रैक्शंस के रूप में है, चाहे वह कहना चाहिए हमारी लेजीनेस के रूप में है, या फिर हमारी लापरवाही के रूप में है, तो उन सब बुराइयों को हम अपने जीवन से निकाल फेंकेंगे। यही आज विजयदशमी के दिन हमें एक संकल्प ले लेना चाहिए। तो आज पिछले टर्न पर यानी कि कल मैंने आपको एक वादा किया था कि आज हम एक रिकॉर्डेड लेक्चर लेंगे जो कि 2 घंटे से कम का ही होगा, और उस वादे को निभाते हुए यह रहा वह लेक्चर। तो आज के इस लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वह है न्यूटन लेबिनीज फॉर्मूला और क्वेश्चन प्रैक्टिस। न्यूटन लेबिनीज फॉर्मूला का बहुत सारा आइडिया आपको एओडी में ऑलरेडी बता दिया गया है। आज बेसिकली उसका थोड़ा बहुत प्रूफ भी बता देंगे कि कैसे आया ये फॉर्मूला। ठीक है, तो जो हमने एओडी में पढ़ा था वही फॉर्मूला है न्यूटन लेबिनीज फॉर्मूला जो आज हम करने वाले हैं। तो जैसा कि हमेशा की तरह परंपरा रही है हमारी, के शुरुआत करते हैं एक छोटे से रीकैप के साथ। सो लेट अस बिगिन विद अ शॉर्ट रीकैप। एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स। तो इस केस में इस केस में 0 से एन टी एफ एक्स डी एक्स, एन इंटीजर है, तो बताओ ए क्या होगा, बताओ ए क्या होगा। सर यह हो जाएगा एन टाइम्स इंटीग्रल, एन टाइम्स इंटीग्रल 0 टू टी, एन टाइम्स इंटीग्रल 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा। अगले वाला बताओ भाई, एम टी से एन टी, एम टी से एन टी क्या हो जाएगा सर, एम टी से एन टी हो जाएगा एन माइनस एम इंटीग्रल 0 से टी एफ एक्स डी एक्स। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला ए से ए प्लस एन टी, ए से ए प्लस एन टी, सर ये हो जाएगा एन टाइम्स इंटीग्रल 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स। फिर उससे अगला 0 से पाई बाई 2 साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स का इंटीग्रल बताओ रे, हाँ जल्दी से बताओ इसका इंटीग्रल। टेल मी द नेक्स्ट इंटीग्रल, टेल मी द नेक्स्ट इंटीग्रल। दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी, ओहो ओहो टीचर हूं मैं तेरा। कभी कभी दोस्त बनने की कोशिश करते हैं, दोस्त तो हैं लेकिन टीचर भी तो हैं। 2/3, अगले वाले का 3 पाई बाय, अगले वाले का क्या है 3 पाई बाय कितना, 3 पाई बाय कितना भाई, सिक्सटीन, ये आ गया भाई। अब अगला यही है ना 3 पाई बाय 16, जरा कंफर्म करो क्योंकि मुझे याद नहीं है, शायद मैं भूल गया थोड़ा सा। 3 पाई बाय 16, चलो ठीक है। उससे अगला आ जाओ भाई, 0 टू पाई बाई 2 एल एन साइन एक्स, सर ये होता है माइनस पाई बाई 2 एल एन 2, माइनस पाई बाई 2 एल एन 2, इसका पाई बाय 8 एल एन 2। इसका इंटीग्रल बताओ सिक्स्थ वाले का इंटीग्रल बताओ। व्हाट इज द इंटीग्रल फॉर सिक्स्थ, व्हाट इज द इंटीग्रल फॉर सिक्स्थ, सर इंटीग्रल फॉर सिक्स्थ क्या होगा, इंटीग्रल फॉर सिक्स्थ और सेवेंथ। 6 का इंटीग्रल सर हो जाएगा, सिक्स्थ का आंसर होगा 0, बिल्कुल सही। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, ऊपर एल एन एक्स, 0 से 2 पाई कॉस एक्स डी एक्स, सर ये हो जाएगा, ये कितना था सर, ऐड करेंगे माइनस का पाई कितना आएगा भाई 2 पाई, सर ऐड करेंगे -1 2 पाई, पाई आ गया सर, पाई माइनस का पाई किंग लगाकर ऐड कर देंगे, cos of greatest integer of cos x plus greatest integer of cos of minus x minus of cos x, and that will become -1, -1 का इंटीग्रल 0 से पाई, तो ये हो जाएगा। क्लियर है बात, हाँ सर यह है क्लियर है, चमक गया भाई जी सर, GIF लगा है, यस माइनस पाई इज द करेक्ट आंसर।
याद है हमने क्लास में किया था 7th का माइनस पाई, हाँ सर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स किया था, और आपने इसे दो तरीके से करके बताया था, एक शॉर्ट तरीका और एक लेंदी तरीका। याद आ गया? हाँ, किंग लगा के ऐड कर देंगे। तो कई लोग पूछ रहे ये पाई कैसे आ गया है सर? पता नहीं बेटा। आइए शुरुआत करते हैं आज आगे। रट्टा नहीं मारना है, बस ये देख लेना है सर, the options, the values of L, the options with the values of A and L satisfy the following। G Advanced 2015 में आया। इंटीग्रल 0 से 2 4 पाई ऑफ दिस अपॉन दिस, ये L के बराबर है। अगर A यह है तो L क्या होगा? ये ऊपर हमारे ऑपरेटर ने यहां गलती से 4x लिख दिया, ये क्या होगा? 4 पाई। ये क्या होगा? 4 पाई होगा, ठीक है। तो दिस इज 4 पाई -1, तो दिस इज 4 पाई -1 अपॉन दिस, ऐसे करके है। ये ऑप्शंस हैं। हाँ, तो इस प्रॉब्लम में अगर मैं ऊपर वाले इंटीग्रल को आई न्यूमरेटर कह दूं, आई एन, वो क्या है? 0 से 4 पाई, 0 से 4 पाई e की पावर t, और साथ में साइन टू द पावर 6 at, और प्लस कॉस टू द पावर 4 at dt। अब जरा ऑप्शंस पर नजर डालो, तो मैं क्या करता हूं, एज पर ऑप्शंस वी टेक a टू बी नेचुरल नंबर। a क्या मान लेते हैं? नेचुरल नंबर मान लेते हैं। क्यों? ऑप्शंस में जो भी हैं, 2 है 4 है, 2 है 4 है, दोनों नेचुरल नंबर हैं, तो हम इसमें 2 4 ले लेते हैं भाई, ठीक है। तो जैसे ही हमने ये लिखा, एक कह रहा सर हो ना हो, अबे 6 पावर है, यहां 4 पावर है, हो ना हो कहीं वो ना हो, सब यहां कुछ नहीं है। तो इस केस में अगर मुझे इंटीग्रल इवैल्यूएट करना है ना, हाउ डू वी इवैल्यूएट? सर बाय पार्ट्स कर ले। बाय पार्ट्स करने की हिम्मत है तुझे में? नहीं सर, बाय पार्ट्स करने की तो हिम्मत नहीं है। तो एक काम करो, 0 से 4 पाई है, 0 से पाई e की पावर t साइन 6 at कॉस की पावर 4 at। मैं इस इंटीग्रल को स्प्लिट कर लेता हूं, 0 से पाई, फिर अगले वाला क्या लिखूं? इंटीग्रल 0 से नहीं, पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई e की पावर t, और फिर साइन टू द पावर 6 at प्लस कॉस टू द पावर 4 at और dt, ठीक है ना, ऐसे लिख दिया। फिर अगला इंटीग्रल क्या लिखेंगे सर? अगला इंटीग्रल लिखेंगे इंटीग्रल पाई 2 पाई से 3 पाई। स्प्लिट क्यों किया सर? हमारे दिमाग में कैसे आएगा? हाँ बेटा, स्प्लिट इसलिए किया कि 0 से 4 पाई है, 0 से 4 पाई में तो क्या करेंगे हम? असल में इसका आइडिया हमें आ रहा है हमारे प्रूफ से, जो हमने प्रूफ पढ़ा था, ठीक है, जो हमने प्रूफ पढ़ा था, अगर आपको याद हो, वह प्रूफ हमने पढ़ा था 0 से 4 पाई, 0 से एनटी वाला जो प्रूफ पढ़ा था। अब यह उन बच्चों के मुंह पर जोरदार तमाचा है जो कहते प्रूफ से कुछ नहीं होता, आईटी में प्रूफ तो पूछा नहीं जाता, तो पता नहीं सर क्यों बताते हैं प्रूफ। तो भाई ये उनके मुंह पर एक तमाचा है कि देख लो इस प्रॉब्लम में प्रूफ का यूज हो रहा है। कैसे हो रहा है? देखो, ये स्प्लिट कर दिया हमने, e की पावर t साइन टू द पावर 6 at प्लस कॉस ऑफ at टू द पावर 4 और साथ में dt। हमने इसे 4 इंटीग्रल में स्प्लिट कर दिया। प्रूफ में देखा जाए तो ये फंक्शन तो पीरियोडिक है, हाँ सर ये फंक्शन पीरियोडिक है, ये फंक्शन पीरियोडिक है, ये फंक्शन पीरियोडिक है, ये फंक्शन पीरियोडिक है, लेकिन ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं है। कोई बात नहीं, इस फंक्शन में हम t को पुट कर देते हैं पाई प्लस एक्स। याद आया? वहां भी लोअर लिमिट प्लस एक्स रखा था, यहां पर t को रख देते हैं 2 पाई प्लस एक्स, और यहां पर t को रख देते हैं 3 पाई प्लस एक्स। अब जरा सोचो, अगर मैं साइन टू द पावर 6 ऑफ a इंटू कुछ से 2 पाई प्लस एक्स फाइंड करूंगा तो क्या आएगा? और cos टू द पावर 4 a ऑफ 2 पाई प्लस एक्स करूंगा तो वो क्या आएगा? और इसी तरह से साइन की पावर 6 ऑफ a इंटू
पाई प्लस एक्स, अगर मैं लिखूं पाई प्लस एक्स रखूंगा तो बराबर आएंगे या अलग अलग आएगा, जरा सोच लो। ए इंटू पाई प्लस एक्स, और इसी तरीके से साइन टू द पावर 6 ऑफ ए इंटू 3 पाई प्लस एक्स रखूंगा तो सबकी वैल्यू क्या आएगी, कॉस टू द पावर 4 ए इंटू 3 पाई प्लस एक्स, इन सब की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। और सेम कितनी आएगी सर, साइन ऑफ पावर 6 ए एक्स कॉस ऑफ पावर 4 ए एक्स। देख लो भाई, यही आएगी, सबकी वैल्यू सेम टू सेम आएगी। क्लियर है? हाँ सर, यही आएगा। तो इस केस में जैसी आई एन की बात की जाए तो आई एन हो गया हमारे पास, आई एन हो गया इंटीग्रल 0 से पाई ई की पावर टी साइन टू द पावर 6 ए टी प्लस कॉस टू द पावर 4 ए टी कॉस टू द पावर 4 ए टी डी टी, फिर प्लस यहां पर अब लोअर लिमिट बताओ भाई, लोअर लिमिट क्या बनेगी सर, जब रखेंगे पाई तो 0, पाई रखो टी की जगह, टी की जगह रखना है, और यहां 2 पाई रखोगे तो पाई, तो 0 से पाई बन गई सर लिमिट, 0 से पाई, और यहां बन गया ई की पावर टी प्लस पाई, और साथ में साइन टू द पावर 6 ए एक्स प्लस कॉस टू द पावर 4 ए एक्स डी एक्स, ये बन गया। अगला इंटीग्रल क्या बन गया, ठीक है, अगला इंटीग्रल क्या बन गया, अगला इंटीग्रल बन गया इंटीग्रल फिर से 0 से पाई, खुद देख लो 0 से पाई बन जाएगा, ये भी 0 से पाई बन जाएगा, और ये बनेगा ई की पावर टी प्लस 2 पाई, और अंदर वापस साइन टू द पावर 6 ए एक्स प्लस कॉस टू द पावर 4 ए एक्स डी एक्स, और लास्ट इंटीग्रल विल बी फ्रॉम 0 टू पाई ई की पावर टी प्लस 3 पाई, और अंदर साइन की पावर 6 ए टी प्लस कॉस टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4 ऑफ ए टी डी टी, ऐसा ए एक्स डी एक्स, ए एक्स डी एक्स। अब क्या करो तो कपड़े बदल दो इनके खटाखट। अब जैसी कपड़े बदले, ये हुआ इंटीग्रल 0 से पाई ई की पावर टी साइन टू द पावर 6 ए टी और प्लस कॉस टू द पावर 6 ए टी कॉस टू द पावर 4 ए टी, यही आ गया। दूसरे वाला बन गया प्लस ई की पावर पाई इंटू इंटीग्रल 0 से पाई ई की पावर टी साइन की पावर 6 ए टी और प्लस कॉस की पावर 4 ए टी। फिर तीसरा इंटीग्रल बन गया ई की पावर 2 पाई 0 से पाई ई की पावर टी साइन की पावर 6 ए टी प्लस कॉस की पावर 4 ए टी डी टी। फिर प्लस, मैं एक स्टेप लिख रहा हूं इसलिए ताकि किसी की भी झोपड़ी ना जले। इंटीग्रल 0 से पाई ई की पावर टी साइन की पावर 6 ए टी प्लस कॉस टू द पावर 4 ए टी डी टी, ये आ गया भाई। क्लियर हुआ? हाँ, ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, यह है, क्लियर हो गया। यहां पर x प्लस टी कर देना भाई, हमने यहां t प्लस एक्स लिखा है, यहां x रख देना है ना। हाँ, यहां x रख देना भाई, यहां गलती से हमने e की पावर x प्लस 2 पाई लिख देना भाई, है ना। हाँ, x प्लस 2 पाई, x प्लस 2 पाई, और यहां पर भी e की पावर x प्लस 3 पाई, e की पावर x प्लस पाई। समझ गया? हाँ, और सबको फिर रिप्लेस कर दिया। आई होप दिस इज क्लियर। अब आप देख सकते हैं ये इंटीग्रल कॉमन आ गया और अंदर बच गया e की पावर पाई और 1 प्लस e की पावर पाई, e की पावर 2 पाई प्लस e की पावर 3 पाई इंटू इंटीग्रल 0 से पाई e की पावर t साइन टू द पावर 6 ए टी प्लस कॉस टू द पावर 4 ए टी डी टी, ये बन गया।
ये बात समझ में आई? हाँ सर। अब जैसे ही ये हुआ, ये तो जीपी है, इसका सम क्या होगा सर? 1 इंटू ई की पावर कॉमन रेशियो 4, तो ई की पावर पाई की पावर 4 माइनस 1 अपॉन ई की पावर पाई माइनस 1 इंटीग्रल 0 टू पाई ई की पावर टी इंटू साइन की पावर 6 AT प्लस कॉस की पावर 4 AT dt। गौर से देखें, जो ये लिखा हुआ है ये तो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसको आईडी कह दूं तो क्या बोल दूं? लेट दिस बी आईडी, दिस बी आईडी, इंटीग्रेशन डिनोमिनेटर। तो यह बन गया अपने पास ई की पावर 4 पाई माइनस 1 अपॉन ई की पावर पाई माइनस 1 इंटू आई डी, ये बन गया। हाँ सर। तो अब हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज आई एन बराबर ई की पावर 4 पाई माइनस 1 अपॉन ई की पावर पाई माइनस 1 इंटू आई डी। तो आई एन अपॉन आई डी कितना हुआ भाई? सर आई एन अपॉन आई डी हो गया, वही तो हमें चाहिए। हाँ सर, आई एन अपॉन आई डी हो गया ई की पावर 4 पाई माइनस 1 अपॉन ई की पावर पाई माइनस 1, जहां ए कोई नेचुरल नंबर है, जहां पर ए कोई नेचुरल नंबर है। इज दिस क्लियर? हाँ, यह क्लियर हो गया। बिल्कुल सर, यह क्लियर हुआ। अब जैसे ही ये लिखा तो आंसर देखो क्या आ गया सर? आंसर आ गया आगरा। सर बॉम्बे गलत हो गया, कैलकाटा, कैलकाटा सही हुआ क्या? ई की पावर 4 पाई माइनस 1, हाँ सर कैलकाटा सही हो गया। तो आंसर आ गया आगरा एंड कैलकाटा, आगला, आगरा एंड कैलकाटा। बात क्लियर हो गई भाई? हाँ सर, समझ में आ गया। गजब, मतलब यहां प्रूफ का भी यूज हो गया, ये तो मजा आ गया देख के सर। अब जरा ये देखो बेटा, न्यूटन लेविनीज फॉर्मूला। न्यूटन लेविनीज फॉर्मूला क्या है? इसमें हम इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करना सीखते हैं विदाउट इवैल्यूएटिंग द इंटीग्रेशन। जैसे मान लीजिए आपके पास इंटीग्रल हो टी स्क्वायर डी टी, और यह हो मान लो एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब, और आपको कहा जाए भाई इसका आंसर एफ एक्स आएगा। हाँ सर। और आपसे कहा जाए फाइंड डी एफ बाय डी एक्स, फाइंड डी एफ बाय डी एक्स, ये बोला जाए आपको। तो एक तरीका तो क्या है, सबसे पहले मान लो लल्लू ने क्या किया, लल्लू ने इसको इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट किया तो क्या आया सर? ये आ गया टी क्यूब बाय 3, और फिर इसमें लोअर लिमिट और फिर अपर लिमिट, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब। तो पुट किया एक्स की पावर 9 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 3, ये आ गया। अब एफ डैश एक्स कैलकुलेट किया इसने, एफ डैश एक्स जो कि डी एफ बाई डी एक्स होगा, वो क्या कैलकुलेट किया? वह हो गया 9x की पावर 8 माइनस 6x की पावर 5 अपॉन 3, यानी कि 3x की पावर 8 माइनस 2x की पावर 5, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। तो लल्लू ने पहले से इंटीग्रेट किया। न्यूटन लेविनीज फॉर्मूला कहता है कि भाई तुम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो विदाउट इंटीग्रेटिंग, इसे बिना इंटीग्रेट किए ही आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। और वो क्या कहता है? न्यूटन लेविनीज फॉर्मूला, न्यूटन लेविनीज फॉर्मूला कहता है इसका अगर डेरिवेटिव करना है तो सीधा सीधा एफ डैश एक्स कैसे होता है? अपर लिमिट इन द फंक्शन, टी स्क्वायर की जगह क्या रख दो? टी की जगह अपर लिमिट इन द फंक्शन, अपर लिमिट इन द फंक्शन माइनस इंटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव, इंटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव, फिर माइनस लोअर लिमिट इन द फंक्शन, यानी जहां टी है वहां एक्स स्क्वायर रख दिया, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ये न्यूटन लेविनीज फॉर्मूला से किया। एक्स की पावर 6 इंटू 3x स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 इंटू 2x, कितना आया? तो 3x की पावर 8 माइनस 2x की पावर 5। So this is using Newton-Leibniz formula. It is without using the Newton-Leibniz formula. ठीक है? हाँ, ये बात क्लियर है। एओडी में हमने आपको बताया भी था, बिल्कुल बताया था। तो आप क्या पाते हैं? यहां दो झंझट होंगे। पहले तो आप इसे इंटीग्रेट करोगे, फिर इंटीग्रेट करने के बाद डिफरेंशिएट करोगे, और यहां सीधा सीधा डिफरेंशिएट हो जाएगा। सो दिस इज यूजिंग न्यूटन लेविनीज फॉर्मूला। इट मेक्स the derivative
ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, डेफिनेट इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव जो हम फाइंड करते हैं वो हम यहां पर इजीली फाइंड कर सकते हैं। किससे? न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला से। न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला से हम इसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब यह आता कैसे है? मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है एफ टी डी टी, और यह है फ्रॉम, जैसे मैं यहां पर ले लेता हूं, यहां जो मैं नोटेशन ले रहा हूं जी एक्स टू एच एक्स, ये ले लेता हूं जी एक्स टू एच एक्स, जी एक्स टू एच एक्स, मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, इसको मैं कुछ कैपिटल जी एक्स कह देता हूं, मुझे इसी को डेरिवेटिव करना है। तो ध्यान रखें, वेयर जी एंड एच, जी एक्स कॉमा एच एक्स आर डेरिवेबल फंक्शंस। ये कैसे फंक्शंस हैं? डेरिवेबल फंक्शंस। वाइल एफ टी इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, हमें फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है? हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। लेट इंटीग्रल एफ टी डी टी बी इक्वल टू कैपिटल एफ टी प्लस सी। तो बाय एफ टी ओ सी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, हम कह सकते हैं जी एक्स। तो आपको यहां से समझ में आना चाहिए कि एफ डैश ऑफ टी बराबर होगा जी एफ टी के, स्मॉल एफ टी के, है ना? हाँ, यही होगा। तो जी एक्स कैसे मिलेगा? सर पहले इसका इंटीग्रल करेंगे कैपिटल एफ ऑफ टी, और इसमें जी एक्स से एच एक्स रख देंगे। तो क्या आ जाएगा? कैपिटल एफ ऑफ एच एक्स माइनस कैपिटल एफ ऑफ जी एक्स, ये आ जाएगा। ये जी एक्स आ गया। अब अगर हम इसमें दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, तो क्या आ जाएगा? फिर ये आ जाएगा एफ डैश ऑफ एच एक्स इंटू एच डैश एक्स माइनस एफ डैश ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। यही आएगा डेरिवेटिव, करके देख लो। हाँ सर, चेन रूल लगा, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव हुआ एफ डैश ऑफ एच एक्स, फिर अंदर वाले का हुआ इंटू एच एक्स। ठीक है, हाँ, इंटू एच एक्स। क्लियर है बात? बिल्कुल। भाई ये प्रीतम पटेल की बातों पे ध्यान मत दो, ये रॉन्ग बेटा अपने आप का बता रहा है कि ये धरती पे है, ये रॉन्ग है। हाँ बेटा, गलत तो है बेटा, तू है यहां पर, तू इतनी देर से स्पैम कर रहा है, मैं बर्दाश्त करे जा रहा हूं, बर्दाश्त करे जा रहा हूं, लेकिन बर्दाश्त की एक हद होती है बेटा, है ना पटेल साहब? ठीक, तो यहां पर हम इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो जी डैश एक्स ये आएगा। वाई डिफरेंशिएट, एक कह रहा वाई डिफरेंशिएट, भाई हमें इसी का तो डेरिवेटिव करना सीखना है, इसी का तो डेरिवेटिव करना सीखना न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला में। ठीक है, हाँ, न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला में इसी का तो डिफरेंशिएट करना सीखना है। ठीक है, बिल्कुल, न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला में इसी को तो डिफरेंशिएट करना सीखना है। हाँ, और आरजे सर को थैंक्स बोल देना, उन्होंने बताया मुझे वीडियो में कि कैसे हम किसी को ब्लॉक कर सकते हैं चैट में से, एंड थैंक यू कि उन्होंने बताया, ये गाइड किया। ये आ गया फिलहाल। चलिए, तो इस केस में हाँ, सिस्टम चैट में जाकर कर सकते हैं ब्लॉक। ये आ गया। अब बताओ मुझे एफ डैश ऑफ एच एक्स क्या होगा? सर ये होगा एफ ऑफ एच एक्स इंटू एच डैश ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स। ये आ गया भाई, बिल्कुल। तो यह हो गया जी डैश एक्स। अब जी डैश एक्स का मतलब क्या हुआ? डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, और जी एक्स क्या था? इंटीग्रल एच जी एक्स टू एच एक्स एफ टी डी टी बराबर आ गया, क्योंकि जी एक्स तो यही था भाई, एफ ऑफ एच एक्स। तो ये हो गया न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला का प्रूफ, माइनस एफ ऑफ जी एक्स इसका इंटू जी डैश ऑफ एक्स। देख रहे हो, कैपिटल एफ डैश एक्स किसके बराबर था? कैपिटल एफ डैश
कैपिटल एफ डैश ऑफ टी इज इक्वल टू स्मॉल एफ टी, तो यहां पर कैपिटल एफ डैश ऑफ एच एक्स लिखा था, उसकी जगह स्मॉल एफ एक्स लिख दो, एफ ऑफ एच एक्स लिख दो। यहां कैपिटल एफ डैश ऑफ एफ एक्स जी एक्स था, तो ये एफ ऑफ जी एक्स बन गया। तो इसको देखकर क्या लग रहा है सर? इसको देखकर समझ में आ रहा है अपर लिमिट इन फंक्शन, अपर लिमिट इन फंक्शन इनटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अपर लिमिट। फिर माइनस क्या हो रहा है भाई जरा देखो सर, माइनस हो रहा है माइनस लोअर लिमिट इन फंक्शन, लोअर लिमिट इन फंक्शन, ढंग से लिख देता हूं, इन फंक्शन लोअर लिमिट इन फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लोअर लिमिट, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लोअर लिमिट। यही तो हो रहा है भाई, जरा देख लो। हाँ सर यही हो रहा है, चमक गया? यस सर, यह क्लियर हो गया, यह क्लियर हो गया। यहां जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है वह अपने आप में एक वेरिएबल है, क्यों? जी एक्स से एच एक्स है, इसमें जो आंसर आएगा वो एक फंक्शन आएगा एक्स का, फिर दोबारा से इट विल कम आउट एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, हाँ। तो यह हो गया न्यूटन लेविनिस फॉर्मूला का प्रूफ, और यहां पर यह लिखा हुआ भी है, यहां पर यह लिखा हुआ भी है इसका डेरिवेटिव। ये हो गया डिफरेंशिएटिंग एंड इंटीग्रेशन। यहां पर एक काम की बात यह है, यहां पर एक काम की बात यह है, कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा, द इंटीग्रैंड, ये जो लगाया हमने नोट, द इंटीग्रैंड should not contain a function of x, a function of x। इंटीग्रैंड में फंक्शन ऑफ एक्स नहीं होना चाहिए। यहां न्यूटन लेविनिस फॉर्मूला लगाने के लिए आप एक चीज नोट करें, जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एफ टी डी टी, वहां पर पूरा का पूरा वो फंक्शन टी का फंक्शन है, एक्स का फंक्शन नहीं है। तो यानी कि जो इंटीग्रैंड है उसमें एक्स का फंक्शन नहीं होना चाहिए। सर अगर फंक्शन हो तो क्या करेंगे? अभी हम वो भी देख लेंगे क्या करेंगे। अगर फंक्शन होगा तो हम फिर, मान लो यहां लिखा होता एक्स इंटू दिस, तो हम एक्स को बाहर ले आते और फिर प्रोडक्ट रूल लगा के डिफरेंशिएट कर देते। तो हम इसे प्रोडक्ट रूल लगाकर डिफरेंशिएट कर देते। इंटीग्रैंड क्या होता है भैया? जिसका इंटीग्रेशन किया जाता है उसे इंटीग्रैंड कहते हैं, उसे हम इंटीग्रैंड कहते हैं। ठीक है, हाँ सर, उसे हम इंटीग्रैंड कह देते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। What hx not differentiable for some values of x? नहीं बेटा, वहां क्वेश्चन जो दिया होगा उसमें hx डिफरेंशिएबल ही होगा। ठीक है, हाँ। आगे सर a22 कहां से आया? पांडे पूछ रहे हैं। पता नहीं बेटा पांडे जी, इस पर काफी रिसर्च चल रही है कि कहां से आया, हमें नहीं पता बेटा, इनको भी नहीं पता। पता है भाई तुमको? ना सर हमें भी नहीं पता। वैसे क्लास में इतनी बार बता चुके, साइन के एक लूप का एरिया 2 स्क्वायर यूनिट होता है, 2 स्क्वायर यूनिट होता है, कॉस के लूप का एरिया भी 2 स्क्वायर यूनिट होता है। ठीक है, समझ गया? हाँ। क्या न्यूटन लेविनिस फॉर्मूला हर जगह वैलिड है? हाँ बेटा हर जगह वैलिड है, अगर उसकी कंडीशन सेटिस्फाइड है तो। एफ टी कंटिन्यूअस हो और लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों डेरिवेबल फंक्शंस हो तो हर जगह लगाया जा सकता है, जब भी डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करना चाहिए। ठीक, हाँ सर, ये चीज फंक्शन एंड जीएक्स की जगह कांस्टेंट होने पर वैलिड है। हाँ तब भी वैलिड है क्योंकि वो फंक्शन ऑफ एक्स है, डेरिवेबल फंक्शंस ऑफ एक्स है। तो अगर यहां कांस्टेंट भी होगा तब भी डेरिवेबल होगा, वह तब भी आराम से डेरिवेबल होगा। ठीक है, बीइंग अलोन बेस्ट पार्ट। हाँ, बर्दाश्त तो हम भी कर रहे हैं, कुछ सामने बन के हमेशा रेलिवेंट डाउट का आंसर इररिलेवेंट देते हैं। ठीक है, कुछ एसएमई बन के हमेशा रिलेवेंट डाउट का आंसर इररिलेवेंट देते हैं और इररिलेवेंट डाउट को अपवोट कर देते हैं। आप तो ब्लॉक भी कर सकते हो, यहां एसएमई तो कुछ करते ही नहीं, ना ब्लॉक ना डाउट ना सॉल्व। ऐसा क्या डाउट हो गया भाई? ऐसा क्या इतना दर्द तेरी जिंदगी में है? ऐसा क्या हो गया बेटा? ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया भाई? थैंक यू।
सर साइन फंक्शन 1 कंप्लीट लूप का एरिया 2 स्क्वायर यूनिट होता है और हाफ लूप का 1 यूनिट होना चाहिए। बिल्कुल सही। आप एक की जगह पर 2 क्यों लिखे हैं भाई? लूप में हम भाई ऐसा बनाए थे डायग्राम, ये बस इतना हाफ लूप जो हमने ये लिखा ना, ये लूप है बेटा। इस लूप का एरिया 2 स्क्वायर यूनिट होता है बेटा। हमें माफ कर दो बेटा, हम दोबारा बता देते बेटा। हम दोबारा, हमसे गलती होगी बेटा, हम दोबारा बता दे तुमको। हाँ 2 बार, 1 बार और बता देते, लो है ना। तीसरी बार पूछोगे तब भी बता देंगे। पूरा साल यही बताते रहेंगे बेटा, हम चिंता ना करो, है ना। हाँ मतलब ये बताना तो पड़ेगा आपको, बिल्कुल बताना पड़ेगा। 100 बार पूछेंगे हम, क्योंकि हम पढ़ते लिखते थोड़ी है, हम तो 100 बार पूछेंगे, तो 100 के 100 बार बताओगे आप। हाँ बेटा बिल्कुल सही, कोई बात नहीं। अब जरा यहां देख लो बेटा, हम यही भी बताए थे बेटा, अगर मान लो कॉस है, कॉस के भी एक लूप का एरिया पूरा 2 स्क्वायर यूनिट होता है बेटा। ऐसा लिखवाए भी हैं, है ना। हाँ, और यह भी 2 स्क्वायर यूनिट होता है बेटा। लो ये भी लिख दिया बच्चा, मिला। हाँ ओले मिला बाबू, लो बाबू ये लिख दिया बाबू। अब कल को फिर पूछ लेना बाबू, कल फिर बता देंगे। खाली हैं हम सब, बच्चे भी खाली हैं, है ना बाबू, सब लोग खाली हैं बेटा। इनको थोड़ा ना जेई वेई करना है ना। बाकी सबका पूरा सबका समय बर्बाद करो, 100 बार पूछो एक ही चीज, क्या जाता है। और फिर यहां कुछ भी लिख दो, क्योंकि इंडिपेंडेंट हो तुम तो कुछ भी लिखने के लिए। सर थर्ड लाइन में मॉड कॉस एक्स नेगेटिव में क्यों खुला? क्रिश गॉड पूछ रहे हैं। आईआईटी बना दो सर, हमारे तो आईआईटी बना दो सर, आईआईटी बना दो सर, आईआईटी बना दो। यहां पर कॉस नेगेटिव में क्यों खुला थर्ड लाइन में? कंट्रोल उदय, कंट्रोल कंट्रोल बेटा कॉस एक्स जो है ना बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ा था 11वीं क्लास में, ASTC पढ़े थे बेटा। हाँ सर पढ़े तो थे। तो बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है बाबू? सर नेगेटिव होता है। तो पाई बाय 2 से पाई के बीच में कैसा होएगा? नेगेटिव होएगा। और जब कॉस मॉड के अंदर है तो मॉड के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी बाहर कैसे आएगी मेरे गुगली बुगली? माइनस के साथ आएगी। तो पाई बाय 2 से पाई के बीच में बाहर क्या आएगा? माइनस कॉस एक्स आएगा। क्लियर है भाई? हाँ सर क्लियर हो गया है। बात समझ में आ गई बेटा? मतलब अब आगे से समझ में आ गई। एक कह रहा पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कराया आपने। भाई जरा इसको मतलब भाई इसे कोने में ले जाओ भाई। ये कह रहा पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कराया आपने। भाई इसका क्या बोलोगे तुम? इसको क्या बोलोगे भाई? ये क्या कह रहा है? पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कराया आपने। पार्शियल फ्रैक्शन ना कराया भाई हमने, पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कराया हमने, क्या कहोगे भाई? बेटा जब तुम भांग धतूरा खाकर सोए हुए थे ना बेटा, हम पार्शियल फ्रैक्शन करवा दिए थे तब। असल में तुम्हारी नींद अब टूटी है, अचानक तुम्हें अभी पता चला है ना। हाँ सर हम कपड़े चेंज करके एक्स के फंक्शन टी में कर सकते हैं ना, फिर ये कंडीशन कैसे? कौन सी कंडीशन? अच्छा हाँ, ये एक काम का सवाल पूछा भाई ने कि अगर मान लो सर, बिल्कुल आपकी बहुत अच्छी बात, ये एक बहुत अच्छी और ये पहली बार इंटेलिजेंट डाउट पूछा है, इसको आंसर करते हुए दिल खुश हो रहा है। यहां लिखा है मान लो x इंटू एफ टी। अब ये बच्चा कह रहा है कि सर हम तो इसके कपड़े चेंज कर सकते, तो x को क्यों नहीं t में चेंज कर देते? तो बेटा जब इंटीग्रेशन में चेंज करेंगे ना तो पूरे में चेंज करेंगे। यहां t का फंक्शन पहले है, यहां x है, तो कैसे चेंज कर दें? अगर ये पूरे में x होता तब हम पूरे का चेंज करते, फिर कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक x और साथ में एक ft लगा है, तो भैया ऐसे चेंज नहीं कर सकते कि आधा चेंज कर दिया है ना, ऊपर ऊपर चेंज कर दिया, नीचे का चेंज, बस सब चेंज करना पड़ेगा बेटा पूरा, है ना। तो आधे में x है आधे में ft है, तो चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है बात? हाँ सर यह बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यह प्रॉब्लम देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये कर लोगे भाई खुद। इसका प्रॉब्लम यहां देखा जाए, यहां पर इसका डेरिवेटिव करना है, तो सर अपर लिमिट इन द फंक्शन,
साइन एक्स क्यूब इंटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव 3x², फिर माइनस लोअर लिमिट इन द फंक्शन इंटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। तो यह हो गया 3x² साइन एक्स क्यूब माइनस 2x इंटू साइन x²। तो दैट इज द आंसर। फिर इसके बाद इसका बताओ सर, अपर लिमिट इन द फंक्शन e की पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, फिर माइनस लोअर लिमिट इन द फंक्शन e की पावर 4 2 का डेरिवेटिव 0। तो यानी आंसर आ गया e की पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू e की पावर साइन स्क्वायर एक्स। सो दैट इज द आंसर। लोअर लिमिट कांस्टेंट है, तो यहां से उन बच्चों का वो जो डाउट था क्या कांस्टेंट हो सकता है, हाँ भाई हो सकता है, अपनी खुली आंखों से देखो। क्लियर है? हाँ सर। अब जरा ये वाला सवाल देखो बेटा, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। यहां पर हमें शो करना है इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी होगी। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी, यहां पर एक चीज याद रखना, जो x दे रखा है वो 0 से π/2 दे रखा है, x बिलोंग्स टू 0 से π/2। ठीक है, तो इस केस में यह जो सवाल है, इस सवाल में शो करना है कि भाई x चाहे कुछ भी ले लो 0 से π/2 के बीच में, इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी, इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। तो आओ देखते हैं कैसे आएगी इसकी वैल्यू 1। अच्छा एक चीज बताओ, अगर किसी फंक्शन की हमेशा वैल्यू 1 आती है, यानी वो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ, उस फंक्शन को क्या बोलते हैं सर? दैट फंक्शन इज कॉल्ड एज, दैट फंक्शन इज कॉल्ड एज, दैट फंक्शन इज कॉल्ड एज, हाँ कांस्टेंट, बिल्कुल सही, दैट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट। और कांस्टेंट कोई फंक्शन है पता कैसे चलता है? अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट है तो पता कैसे चलता है? फिजिक्स में तुम एक्सेलरेशन कांस्टेंट कैसे दिखाते हो? कैसे दिखाते हो? कोई एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट, कैसे दिखाते हो सर? हम उसका डेरिवेटिव 0 दिखाते हैं, हम उसका डेरिवेटिव 0 दिखाते हैं। तो हम क्या करते हैं, मुझे शो करना है इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, तो लेट एफ एक्स बराबर दिस 1/e से tan x और t dt अपॉन 1 प्लस t², फिर प्लस 1/e से cot x dt अपॉन t इंटू 1 प्लस t²। मैं क्या करने वाला हूं, इसको डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएट करूंगा तो अपर लिमिट इन द फंक्शन, तो ये आ गया tan t अपॉन tan x अपॉन sec² x और इंटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव sec² x। समझ गए होंगे, अपर लिमिट इन द फंक्शन इंटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव, फिर माइनस लोअर लिमिट इन द फंक्शन, लोअर लिमिट का डेरिवेटिव 0, फिर प्लस अगर cot t पुट किया तो 1 अपॉन cot t इंटू cosec² x, सॉरी, अपर लिमिट इन द फंक्शन इंटू cosec² x इंटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस cosec² x इंटू 0, माइनस 0 क्यों? लोअर लिमिट इन द फंक्शन, लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। ठीक है, ये बात क्लियर है? बिल्कुल सर। एक कह रहा है ऐसे तो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। अच्छा सही बात है बेटा, ऐसे तो कोई भी कांस्टेंट हो जाएगा, है ना, कोई भी कांस्टेंट हो जाएगा। हमें प्रूव करना है वो 1 है हमेशा, x की हर वैल्यू पर। इधर जो आएगा वो x का फंक्शन है, हमें प्रूव करना है इसका डेरिवेटिव, हमें प्रूव करना, हमने थोड़ी ना यहाँ इसको 0 लिखा, हम तो सिर्फ इस फंक्शन को ले रहे हैं, इस फंक्शन को। इस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर 0 आता है तो उसका मतलब यह जो फंक्शन है हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू लेगा, जो कि 1 है, वो सिद्ध करेंगे कि 1 आएगी वो कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, समझ गया भाई? हाँ, ये कितना हो गया सर? ये हो गया tan x और यह हो गया माइनस tan x, तो 0 आ गया। इसका मतलब f डैश x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब f एक कांस्टेंट होगा, एक कांस्टेंट फंक्शन होगा फॉर ऑल x इन 0 से π/2। क्योंकि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आ जाता है, इसका मतलब वो फंक्शन कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। क्लियर है? हाँ सर। तो ये k आ गया। अब क्या करें, k कैसे निकालें? नाउ
एफ ऑफ एक्स बराबर है किसके, 1/e से tan x dt अपॉन t 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर प्लस दूसरा है 1/e से cot x dt ओवर t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमेशा के लिए कांस्टेंट आ गई, ये हमें पता चल गया कांस्टेंट है भाई ये फंक्शन हमेशा। ठीक है, हाँ सर चमक गया भाई, बिल्कुल सर चमक गया है। अब इसको अगर मैं एफ ऑफ पुट एक्स इक्वल टू पाई बाय 4, एक्स को पाई बाय 4 रख देते हैं, पाई बाय 4 रख के क्या फायदा होगा, वैसे तो कुछ भी रख सकते हैं जो चाहो 0 से पाई बाय 2 के बीच में। ठीक है, मान लो अगर कोई तुम्हें कहे कि एफ एक कांस्टेंट फंक्शन है 0 से पाई बाय 2 के बीच में, और f2 की वैल्यू f1 की वैल्यू 3 है, तो बताओ fx क्या होगा। ऑब्वियस ही बात है, मूर्ख से मूर्ख आदमी समझेगा fx 3 हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा fx कांस्टेंट है 0 से पाई बाय 2, f1 3 है, तो fx क्या होगा, तो fx 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 पर वैल्यू 3 है, फंक्शन कांस्टेंट है, तो fx बराबर 3 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, इतनी तो बुद्धि होगी। तो यहां पर हमने पाई बाय 4 रखकर क्या फायदा हुआ सर, दोनों की लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, वो सेम हो जाएंगी तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और जब ऐड हो जाएंगे तो यहां से हम कह सकते हैं 1/e से 1 t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी प्लस 1/e से 1 डी टी अपॉन टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। जब ऐड किया तो यह हो गया, ऊपर आ गया टी स्क्वायर प्लस 1 और नीचे आ गया टी इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी। हाँ, ये सब के बराबर चला भाई। ऐड भी कई लोगों को समझ में नहीं आया, ऐड कैसे करते हैं, कई लोगों को तो इसमें भी डाउट होता है भाई। हमारे भी आईटी बना दो सर, आईटी बना दो सर, हमारे भी आईटी बना दो, एलसीएम लेना नहीं आता लेकिन हमें आईटी बना दो सर, आईटी बना दो, हमारे भी आईटी बना दो। पाव भाजी है जो आईटी बना दो तेरा। ये 1 एलसीएम लेंगे तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी, ये आ गया इज इक्वल टू के, ये गया, ये आ गया 1/t डी टी, 1/e से 1 के, ये हो गया ln t mod t फ्रॉम 1/e से 1 इज इक्वल टू के, के बराबर हो गया ln 1 माइनस ln 1 अपॉन e, ये हो गया 1 का ln तो 0 माइनस माइनस 1 आ गया के। तो इसका मतलब हो गया fx की वैल्यू हमेशा के लिए 1 है फॉर ऑल x 0 से पाई बाय 4, पाई बाय 2, यही हमें शो करना था। अब यहां पर एक चीज मैं बता दूं, हमने k की वैल्यू कैसे निकाली, हम जो चाहते वो x को रख लेते। कोई कहे सर हम इसे 30 डिग्री नहीं रख सकते, रख सकते हैं। सर हम इसे 60 नहीं रख सकते, रख सकते हैं। लेकिन भाई तू इवैल्यूएट कर लियो इंटीग्रल, है ना, तू इवैल्यूएट कर लियो इंटीग्रल। हमें तो दिख रहा है कि पाई बाय 4 रखने से अगर बुद्धि से काम लिया जाए, कई सोच रहा हूं पाई बाय 4 ही क्यों रखा, 45 ही क्यों रखा, 60 नहीं रख सकते, 30 नहीं रख सकते। अबे रख सकते हैं, जो चाहे रख ले 0 से पाई बाय 2 के बीच में, क्योंकि फंक्शन कांस्टेंट है। फंक्शन कांस्टेंट है तो हर पॉइंट पर जो वैल्यू आएगी वो के की सेम ही आने वाली है। तो हम वो रखना चाहेंगे, बीइंग एन इंसान, बीइंग एन ह्यूमन बीइंग, हम वह वैल्यू रखना चाहेंगे जो आसान पड़े। तो हमें दिख रहा 45 रखते ही दोनों सेम हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे और इंटीग्रल कटकर 1/t हो जाएगा। कोई कहा है नहीं हम तो मजदूर बनेंगे, हम तो 60 रखें, 60 रख ले भाई, और तब इसे सॉल्व कर लियो, तब भी आंसर सेम ही आएगा, तब भी आंसर सेम ही आएगा। क्लियर हो गया। अब 2-4 चोमू ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हम इसे डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। भाई डायरेक्ट कर ले इंटीग्रेट, तब भी हो जाएगा, है ना, तब भी हो जाएगा। इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर ले, इसको भी इंटीग्रेट कर ले और फिर प्रूव कर दे, तो वैसे भी हो जाएगा। मैथ है, नो स्टीयरिक हिंड्रेंस, नो बैक बॉन्डिंग, है ना, नो लोन पेयर इफेक्ट, इट विल स्टिल बी द सेम। बात समझ में आ गई भाई, यह बात क्लियर हो गई, यह बात क्लियर हो गई। ये कह रहा है यहां डिफरेंशिएशन का क्या जरूरत पड़ा, पता नहीं बेटा हमें यहां डिफरेंशिएशन का क्या जरूरत पड़ा।
भाई दिखाना था इसकी वैल्यू हमेशा 1 है यानी कांस्टेंट है, तो वो कैसे पता चला? जब डिफरेंशिएट करा तब जाके 0 आया, तब पता चला कि फंक्शन कांस्टेंट है। बात क्लियर हो गई? हाँ सर, यह बात क्लियर हो गई। अब जरा ये देख लो, जेई मेंस 2020-23 में आया है, यह पूछा भाई ये तुम खुद कर लोगे कि मैं करूं? तुम बता दो। यहां पूछ रखा है फंक्शन कंटिन्यूअस है और हमें इसका डेरिवेटिव बताना है, तो क्या करें? दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दें। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू टी। इसे डिफरेंशिएट कर देते टी के रिस्पेक्ट में। जब टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये इसके बराबर है फॉर ऑल टी ग्रेटर देन 0। तो अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो अपर लिमिट इन द फंक्शन एफ ऑफ टी स्क्वायर, फिर इनटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव 2t, फिर t की पावर 4 अपर लिमिट का डेरिवेटिव, यानी पहले अपर लिमिट इन द फंक्शन ऐसे रख लो भाई, कंफ्यूज मत होना, t की पावर 4 इनटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव 2t, और फिर -0 इज इक्वल टू 4t स्क्वायर। ये आ गया f ऑफ t स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2t की पावर 4 इज इक्वल टू 4t फॉर ऑल t ग्रेटर देन 0। हमने t उड़ा दिया पूरे से, क्योंकि t 0 से बड़ा है, अर्थात t 0 नहीं है। ठीक है भाई? हाँ सर। अब इसमें क्या किया जाए सर? f ऑफ t स्क्वायर की वैल्यू आ गई सर 2t माइनस टी की पावर 4। जरा देख लो भाई, 2t माइनस टी की पावर 4। आईआईटी ने, जे इमेज ने क्या पूछ लिया? पाई स्क्वायर बाय 4 की वैल्यू पुट लीजिए, तो पाई बाय 2 रख दें, पुट। हाँ सर। सर एक पता कैसे चलेगा कि पाई बाय 2 रखना है? बेटा इसके लिए यंत्र आता है दिमाग, उससे पता चलता है ना, बाकी वैसे नहीं पता चलता। आकाशवाणी नहीं होगी, क्योंकि दिख रहा होगा बेटा, बीइंग एन इंसान के पाई स्क्वायर बाय 4 देवता लोगों को नहीं पता चलेगा, इंसानों को पता चल जाता है। पाई बाय 2 माइनस पाई की पावर 4 अपॉन 16, तो पाई कॉमन लिया, 1 माइनस पाई क्यूब बाय 16 इज द आंसर। So the answer is Bombay. So the answer is Bombay. क्लियर हो गया? हाँ सर। नेक्स्ट, अब आता है यहां, यह फंक्शन में t भी है और x भी है, तो हम यहां पर we कैन नॉट अप्लाई न्यूटन लेविनीज फॉर्मूला। यहां नहीं लगा सकते। क्यों? न्यूटन लेविनीज फॉर्मूला लगाने के लिए जो इंटीग्रैंड है उसमें x का फंक्शन नहीं होना चाहिए। तो क्या किया जाए? तो क्या किया जाए सर? यह होगा dy dx ऑफ इंटीग्रल x से x स्क्वायर t cos t dt, फिर माइनस इंटीग्रल x से x स्क्वायर t cos t, x cos t। हमने दो इंटीग्रल में ब्रेक कर दिया, x cos t dt, ये कर दिया भाई। नाउ दिस इज dy dx ऑफ x से लेकर x स्क्वायर x cos नहीं t cos t dt माइनस x इंटू x से x स्क्वायर। x कैन बी टेकन आउट ऑफ द इंटीग्रल साइन बिकॉज ये इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में है, तो x विल बिहेव लाइक अ कांस्टेंट dt। ये हो गया भाई। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, अपर लिमिट इन द फंक्शन x स्क्वायर कॉस x स्क्वायर इंटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव, फिर माइनस लोअर लिमिट इन द फंक्शन x कॉस x इंटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव 1। ये हो गया पहले वाले का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव। अब दूसरे का, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, x का डेरिवेटिव 1 इंटू ये एज इट इज, हाँ सर, x से लेकर x स्क्वायर कॉस t dt, फिर प्लस अगला सर ये x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव dy dx ऑफ इंटीग्रल x से x स्क्वायर कॉस t dt
इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा सर। बिल्कुल सर। तो ये हो गया 2x क्यूब कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉस एक्स और माइनस इंटीग्रल, अब चाहो तो ये तो इंटीग्रेट हो गया सर, इसका इंटीग्रल होता है साइन टी, और कहां से कहां तक, एक्स से एक्स स्क्वायर डीएक्स, है ना, प्लस इसका डेरिवेटिव बोलो भाई, तो इसका डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x माइनस कॉस एक्स इंटू 1। ये आ गया, ये बात क्लियर है? हाँ सर, यह क्लियर हो गया। अब जैसे ही हमने ये लिखा तो यहां dt लिख देना भाई, नहीं तो दो चारों के तो हाय राम, वहां तो dt था, हाय राम वहां dt था, बहन वहां dt था, सर ने dx लिख दिया, बहन dt था बहन वहां पे। 2x क्यूब कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर और यहां पर माइनस एक्स कॉस एक्स, फिर ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स, फिर प्लस 2x क्यूब स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉस एक्स। तो ये आ गया आपके पास इसका डेरिवेटिव। सो दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, जरा देखना ये टर्म कैंसिल आउट हो रही है क्या? हाँ सर, ये टर्म कैंसिल आउट हो रही है, और अपने पास आ गया 2x क्यूब कॉस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 2x स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का हो गया प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स स्क्वायर। सो दैट इज द डेरिवेटिव, फाइनल डेरिवेटिव। ये आ गया फाइनल डेरिवेटिव। ये बात समझ में आ गई? यह बात क्लियर हुई? देख लो भाई एक बार। हाँ, पहली टर्म भी कैंसिल हो गई क्या? कौन सी पहली टर्म कैंसिल हो गई, जरा बताओ भाई। पहली टर्म कैसे कैंसिल हो गई? पहली टर्म में वहां 2x क्यूब है, वहां 2x स्क्वायर है, क्या ये टर्म भी कैंसिल आउट हो रही है क्या? देख लो, क्या यह टर्म भी कैंसिल आउट हो रही है क्या? हाँ, क्लियर हो गया? वहां 2x क्यूब है और वहां 2x स्क्वायर है। ये माइनस में लिख देना भाई, है ना, यहां माइनस लिख लेना बस, यहां पे ये माइनस 2x स्क्वायर लिख लेना आप। ठीक भाई, जल्दी से MTZ लिख के भेजो, अगर आंसर मैच हो गया है पढ़ने वाले बच्चों, जल्दी से MTZ लिख कर भेजो, MTZ लिख कर भेजिए, MTZ लिख कर भेजिए। MTZ लिख कर भेजिए जल्दी से। चलो भाई, मैच हो गया है बच्चों का आंसर हमारे साथ। यस, मैक्सिमम पीपल हैव मैच्ड देयर आंसर्स और नॉट। चलो ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ें। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। यस और नो? हाँ सर, क्लियर हो गया है, दिस इज क्लियर। यस और नो, दिस इज क्लियर और नॉट? चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो मुझे उम्मीद है यहां तक तो क्लियर हो ही गया होगा आपको। हाँ सर, अब अगले प्रॉब्लम की तरफ। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। अगला प्रॉब्लम, हमने इंटीग्रेशन वगैरह ये सब तो कर लिया है, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, यहां आ जाओ भाई। यहां पर नेक्स्ट प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी। सर इसको कैसे डिफरेंशिएट करें भाई? इसमें तो हम एक्स स्क्वायर को अलग भी नहीं कर सकते, वहां प्रोडक्ट रूल तो लगा दिया, यहां पर आप एक्स स्क्वायर को बाहर नहीं निकाल सकते, यहां पर आप एक्स स्क्वायर को बाहर नहीं निकाल सकते। तो क्या किया जाए? आप इस केस में ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा। हाँ सर, डी बाई डी एक्स, इसको एक्स से एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट कर लो। यानी कहने का मतलब है
यहां एक्स का फंक्शन आ गया तो न्यूटन लेबनीज तो लग नहीं सकता, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सर, इसका इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स t बाय एक्स और बाहर 1 बाय एक्स, और इसमें x जाएगा x से लेकर x स्क्वायर, ये लिमिट होगी। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कितना आया भाई सर, ये आया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रखोगे tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, एक्स बच गया, माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू tan इनवर्स 1 पाई बाय 4, यही आया भाई देखो। अब इसे डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट करोगे यहां लगेगा क्वोशंट रूल, या फिर आप चाहो तो प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हो, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स ऑफ एक्स, फिर प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस पाई बाय 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया आंसर। तो यानी कहने का मतलब है न्यूटन फॉर्मूला नहीं लगा सकते और ये अलग भी नहीं कर सकते प्रोडक्ट में, जैसे पिछले वाले में किया था, तो सीधा सीधा ऐसी प्रॉब्लम डिफरेंशिएट कर दो। अब जो अगला सवाल है सेकंड वाला, ये है यहां पर यह है y है, दिस इज y इक्वल टू, ये क्या है, y इज इक्वल टू इफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ky, ये y के बराबर लिखा होना चाहिए, मेरे ख्याल से यहां मिसप्रिंट है थोड़ा सा। क्लियर है बात? हाँ सर यह है बात, क्लियर है, चमक गई बात? जी सर यह वाली बात तो चमक गई है। इज दिस क्लियर टू ऑल? क्लियर। x इज इक्वल टू, यहां x इज इक्वल टू था भाई, ये यहां पर x इज इक्वल टू लिखा है, क्लियर हो गया? बिल्कुल। अब अगला, क्या रॉन्ग हो गया? हाँ क्या एलन वाला फॉर्मूला? हाँ चमक गया भाई ये, हाँ सर ये चमक गया, जल्दी से एम्प्टी सेट लिखकर भेजो जितने लोगों का आंसर मैच हो गया। अब जरा ये देखो यहां पर x बराबर दिस दे रखा है, हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बताना है, तो ये दूसरा क्वेश्चन है। अब दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है भाई। तो dx बाय dy निकाल लें, dx बाय dy, तो y के रिस्पेक्ट में करा तो अपर लिमिट इन द फंक्शन 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस 4y स्क्वायर, और dy y का y के रिस्पेक्ट में 1, तो dx बाय dy यह आ गया, ठीक है। हाँ चलो मैच हो गया ना बेटा, बेटा मैच लिखते रहा करो, मैच लिखते रहा करो। एक कह रहा है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव भी तो होगा, अबे अकल के दुश्मन, इसे इंटीग्रेट किया है, लिमिट्स पुट की हैं, यहां न्यूटन लेबनीज लगा ही नहीं सकते, न्यूटन लेबनीज लगाया ही नहीं, इसको दिख रहा है यहां न्यूटन लेबनीज लगा दिया, भाई न्यूटन लेबनीज ना लगाया, इसमें एक्स का फंक्शन है, बाहर नहीं आ सकता, इसका इंटीग्रेशन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 बाय ए एक्स अपॉन ए, लोअर लिमिट एक्स अपर लिमिट एक्स स्क्वायर, फिर ये जो करते हैं इंटीग्रेट किया फिर डिफरेंशिएट किया, इसमें इसको लग रहा कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव भी तो करना पड़ेगा। ओहो, यहां से डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया सर, डी वाई बाई डी एक्स हो गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4y स्क्वायर, ये हो गया। हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो गया d2y बाय डी एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 2 इंटू रूट ऑफ 1 प्लस 4y स्क्वायर इंटू 8y dy बाय डी एक्स, 8y dy बाय डी एक्स, यही आएगा भाई। हाँ सर यही आएगा। अब जैसे ही आया तो कितना आ गया भाई, जैसे ही आया तो कितना आया सर, ये आ गया, दिस डेरिवेटिव कम्स आउट टू बी, दिस डेरिवेटिव कम्स आउट टू बी dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस 4y स्क्वायर इंटू 4y इंटू, अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू 1 प्लस 4y स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू रख दी हमने, dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहां रख दी, यहां रखकर ये यहां आ गया, और यह टर्म अब आप देख सकते हैं ये टर्म और यह टर्म कैंसिल आउट हो गया, सो दीज टू टर्म्स कैंसिल आउट, आपके पास आ गया 4y, दिस इंप्लाइज k बराबर 4।
k की वैल्यू 4 आ गई. सो k कम्स आउट टू बी 4. फाइंड द वैल्यू ऑफ k. k इज 4. क्लियर है? हाँ सर. फिर यह है सवाल, यहां पर ये x है, ये y है, dy बाई dx निकालना है. आपने यह पढ़ा था, आपने यह पढ़ा था, क्या पढ़ा था? आपने यह पढ़ा था कि जो डेरिवेटिव होगा, जो डेरिवेटिव होगा y का विद रिस्पेक्ट टू x, ये y है, ये x है, तो ये डेरिवेटिव कैसे मिलेगा सर? dy बाई dx. y भी t का फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट करके t का, और ये भी t का. पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऊपर, नीचे वाले का डेरिवेटिव नीचे. हाँ सर, ये आ गया भाई. इसका डेरिवेटिव बोलो, dy बाई dt. सर dy बाई dt होगा 0, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 1 इन दिस फंक्शन इंटू 1 का डेरिवेटिव, फिर माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर इंटू ln t स्क्वायर इंटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव. ये हमने इसका डेरिवेटिव कर लिया. देख लो भाई, ठीक है. पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन कर रहे हैं. ये टीएच दे दें, ये TAH दे दें. हाँ सर, दिस इज TAH 1A. ये आप घर में खुद करना, ठीक है. ये यहां पर ट्राई दिस एट होम. नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये है, देखो यहां इस प्रॉब्लम में हमें ये लिमिट फाइंड आउट करनी है. यहां इस प्रॉब्लम में हमें यह लिमिट फाइंड आउट करनी है. लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0. ये देखो, ये कौन सा फॉर्म है सर? ये है 0 बाई 0 फॉर्म है. एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ टी स्क्वायर डी टी. अगर आप कहो तो हम इसे ऐसे लिख दें. कैसे लिख दें? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 0 बाई 0 फॉर्म है वैसे तो. अगर मैं इसे लिख दूं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन साइन एक्स, ऐसे लिख दूं. हाँ सर. अब मुझे पता है इसकी लिमिट तो 1 हो जाएगी, और इसकी लिमिट कैसे निकालें? क्योंकि हमें पता है पंच परमेश्वर से क्या आंसर होगा, इसकी लिमिट इनटू इसकी लिमिट, प्रोवाइडेड इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती हो. तो इसकी लिमिट कैसे निकालें? इसमें लॉपिटल लगा देते हैं, इसमें लॉपिटल लगा देते हैं. और ये कौन सी फॉर्म हो रही है? 0 बाई 0, क्योंकि x इंटू साइन एक्स से भी कर सकता था, ऐसा नहीं है कि उससे नहीं कर सकता था. आंसर सेम आएगा. नो लोन पेयर इफेक्ट, नो स्टीयरिंग हिंड्रेंस, नो बैक बॉन्डिंग. लेकिन इससे थोड़ा आसान पड़ेगा. बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हम कोशिश करते हैं लाइफ आसान बने, मुश्किल बनाने की बजाय. ठीक है. तो अब यह तो हमें 1 दे देगा. इसकी लिमिट इवैल्यूएट कर लेते हैं. कैसे करें? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0. ये कौन सी फॉर्म है? ये वाला सवाल, ये वाला पार्ट. ये है फॉर्म 0 बाई 0. 0 बाई 0 कैसे, वो भी देख लो. जब 0 रखोगे नीचे 0, ये लिमिट बनेगी 0 से 0. 0 से 0 इंटीग्रेट करेंगे तो डेफिनेटली आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि 0 से 0 एरिया आएगा ही नहीं, नेट एरिया 0 होगा. तो इस केस में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा cos x की पावर 4 इंटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव इंटू 2x. अपर लिमिट इन द फंक्शन इंटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस लोअर लिमिट इन द फंक्शन, लोअर लिमिट का डेरिवेटिव इंटू 2x. ये ब्रैकेट में ऐसे ही रहा, ये ब्रैकेट इसके लिए लगा दिया हमने. ये इस ब्रैकेट में कौन है? x अपॉन साइन एक्स है. तो इसकी लिमिट तो हमें पता है, हम इसकी लिमिट इवैल्यूएट कर रहे हैं. किसकी मदद से? लॉपिटल की मदद से. यह है 2x, यह है 2x, कैंसल आउट हो गया. क्या बच गया? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cos x की पावर 4 इंटू x अपॉन साइन x. दिस बिकम्स 1. सो द लिमिट कम्स आउट टू बी 1. 1 इज द करेक्ट आंसर. बिल्कुल सर. हाँ सर, 1 आ गया आंसर. अब जरा ये देखो, इस इंटीग्रल में ये लिमिट हमें इवैल्यूएट करनी है. तो क्या लिखें? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0. गौर से देखो, ये लिखा है 0 से x e की पावर t स्क्वायर डी टी. x तो बाहर आ जाएगा. हाँ सर. और यहां 1 माइनस e की पावर x स्क्वायर. तो पहले आप जितना सिंप्लीफाई कर लें उतना आसान है, क्योंकि लॉपिटल में डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता कई बार, ऊपर और नीचे थोड़े कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो. तो यह कर लोगे, TH दे दें. ये कर लोगे. इसको कैसे करोगे? ये मैं कर देता हूं यार, एक दे दूंगा अभी आगे. लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये हो गया इंटीग्रल 0 टू x e की पावर t स्क्वायर डी टी. और यहां पर इस x को इसके नीचे दे दो.
या x को ऊपर ही रहने दो, 1 माइनस ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और यहां x लगा दो। देखो भाई ऐसे लिख सकता हूं इसको, बिल्कुल। और उसकी लिमिट बच्चा बच्चा जानता -1 होगी। इसको चाहो तो ऐसे लिख दो, ई की पावर एक्स स्क्वायर -1 इंटू 1 इंटू माइनस, समझ गया भाई? हाँ, उसकी लिमिट तो दिख रही है, बिल्कुल 1 हो जाएगी, हमने पढ़ा है। ये कौन सा फॉर्म है सर? 0/0 फॉर्म है। तो क्या लगा दे फिर से? लॉपिटल। लॉपिटल लगाएंगे, अपर लिमिट इन द फंक्शन, अपर लिमिट का डेरिवेटिव लोअर लिमिट इन द फंक्शन कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0, और नीचे 1 हो गया इसका डेरिवेटिव, और यह हो गया एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर -1, ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। So this comes out to be e to the power 0 into 1 -1. तो आंसर आ गया -1। आगरा इज द करेक्ट आंसर। आगरा इज द करेक्ट आंसर। एक प्रॉब्लम ये रहा, ये तुम खुद कर लेना, TAH1B, ठीक है, ये आप खुद कर सकते हो। एक प्रॉब्लम ये देखो, ये आया है जेई मेंस 2020-22 में, जेई मेंस 2020-22 में। ये जो प्रॉब्लम लिखा है, यहां लिखा है M and N are the local maximum and minimum points of this function, the ordered pair। लोकल मैक्सिमम मिनिमम के पॉइंट्स हैं, तो किसी फंक्शन का लोकल मैक्सिमम मिनिमा डेरिवेटिव करके मिलता है। तो f डैश एक्स बताओ क्या होगा? f डैश एक्स होगा अपर लिमिट इन द फंक्शन x की पावर 4 -5x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 2 प्लस e की पावर 4, नीचे कांस्टेंट है भाई, ध्यान रखना, है ना, इनटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव, फिर -0। लेबिनीज फॉर्मूला का यूज किया हमने इसमें लेबिनीज फॉर्मूला का यूज किया। अब जरा इस केस में ये फैक्टर क्या होंगे? x की पावर 4 -4, और x की पावर फैक्टर हो जाएंगे x स्क्वायर -4 और x स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस e की पावर 4। तो फैक्टर हो गए x -2, x +2, x -1, x +1, और नीचे क्या है? 2 प्लस e की पावर 4, 2 प्लस e की पावर 4 डी। यही है भाई, देख लो जरा एक बार, ठीक है। हाँ, -5x स्क्वायर, और इंटू एक x भी आएगा, इंटू एक 2x भी आएगा, वो हम भूल गए, वो भी लगा देते हैं, इंटू 2x। अब आप इसकी साइन स्कीम देख लो, मोनोटोनिसिटी से आपको याद होगा, मैक्सिमम मिनिमम में मोनोटोनिसिटी से भी मिल सकता है आराम से। तो इसमें एक तो आ गया 0, एक आ गया 1, एक आ गया 2, यहां आ गया -1 और यहां -2, यहां लगाएंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी पहले घटेगा फिर बढ़ेगा फिर घटेगा फिर बढ़ेगा फिर घटेगा फिर बढ़ेगा। तो आप मुझे बताओ मैक्सिमा कहां आ रहा है सर? मैक्सिमम एट, कहां आया मैक्सिमा सर? मैक्सिमा आया, मैक्सिमा एक तो -1 पर, मैक्सिमा एट, मैक्सिमम आया 2 पॉइंट पर, एट x बराबर -1, -1, -1, पर आया मैक्सिमा। दिख रहा है भाई, -1, पर आ रहा है मैक्सिमा, -1, 1। और मिनिमा कहां आ रहा है सर? मिनिमम एट, लोकल मिनिमम एट किस पॉइंट पर? एक तो -2, 0 और 2, इन पर मिनिमम। तो उसने पूछा है लोकल मैक्सिमम, m क्या है? लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम 2 पर, तो m की वैल्यू तो 2 हो गई, m हो गया 2 और n हो गया 3। तो आंसर आ गया m, n 2, 3। बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर, बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। हाँ सर, बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। ये 1 लिखना चाहिए था, मैंने -1 लिख दिया गलती से, ठीक है। हाँ, क्लियर हो गया भाई? हाँ सर, ये क्लियर हुआ। अब जरा ये वाला सवाल देख लो भाई, यहां पर ये तुम खुद कर लोगे ये वाला सवाल। f डिफरेंशिएबल फंक्शन है, में f डैश 1/√3 की वैल्यू बतानी है, f डैश 1/√3 की वैल्यू बतानी है, तो कैसे किया जाएगा?
यहां पर f डिफरेंशियबल फंक्शन है, ये इसके बराबर है, ये क्या है, cos x है, दिस शुड बी cos x, sin x प्लस cos x, ये sin क्यूब x प्लस cos x है, ये प्लस cos x। और हमें f डैश 1/√3 की वैल्यू बतानी है, तो पहले इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ध्यान रख लेना, पहले लेबिनीज रूल से, फिर उसके बाद प्रोडक्ट रूल से, ठीक है। ये देखें, ये कर दूं मैं कर दूं इसको, टीएच दे दें भाई, थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, ध्यान रखना, डिफरेंशिएट कर दें बोथ साइड्स, अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करना, तो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा अपर लिमिट इन द फंक्शन 0 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू एफ ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और फिर एफ ऑफ कॉस एक्स आएगा अंदर, एफ ऑफ कॉस एक्स, अपर लिमिट इन द फंक्शन इंटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, यही होगा, कर लोगे। अभी एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको, ध्यान रख लेना तुम। हाँ, ये आ गया कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स से डिवाइड कर दो चाहो तो, 0 से π/2 दे रखा है, तो ये दोनों 0 नहीं हो सकते, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ कॉस एक्स बराबर, इससे डिवाइड कर दो साइन एक्स और कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स से, तो कॉस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स से डिवाइड किया, तो यहाँ कितना बच गया सर, ये बच गया साइन एक्स और एक नीचे बच गया कॉस एक्स, जरा देख ले भाई, और यहां पर क्या हुआ, साइन एक्स से डिवाइड किया, साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, 1/cos स्क्वायर एक्स बच गया, ये हो गया एफ ऑफ कॉस एक्स बराबर 3 cot x माइनस कोसेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, जरा टैली करो, यही आ रहा है, मैच लिखो, अगर मैच हो गया तो MTZ लिख के भेजो, अगर यहां तक मैच हुआ तो। अभी आगे और भी क्वेश्चन आएंगे, चिंता ना करो, आगे और भी क्वेश्चन आएंगे, चलो ठीक है, तुम्हारे लिए छोड़ दें, यहां tan x होगा, चलो ठीक है, tan x 3 tan x, मैंने कॉट लिख दिया, 3 tan x होगा, बाकी यहां तक सही है। अब इसको खुद कर लेना, TAH1C, ये आप खुद करेंगे। अब आते हैं कुछ डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन पर, यानी फंक्शन डिटरमाइन करने पर आते हैं, जैसे कि अब ये देखो जेई एडवांस का एक छोटा सवाल है, यानी कोई नया टॉपिक नहीं है, वही चल रहा है, लेबिनीज रूल, ठीक है। तो इस केस में लेट अस डिटरमाइन दिस फंक्शन, यहां पर f यह फंक्शन है जो उसको सेटिस्फाई करता है, और हमें यह बताना है कि इनमें से सही कौन सा है, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तुम बताओ बेटा, किसके रिस्पेक्ट में यहां डिफरेंशिएट करें, तुम बताओ किसके रिस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएट, बताओ तुम, ये किसका फंक्शन दिख रहा है तुमको इंटीग्रेट होने के बाद, फिर x का फंक्शन, ये भी किसका फंक्शन है बेटा, x का फंक्शन, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, थोड़ा सोच के बताओ बेटा, x के रिस्पेक्ट में करोगे, सर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो अपोजिट होते हैं ना, तो इंटीग्रेशन करने पर, डिफरेंशिएट करने पर तो सेम वैल्यू बाहर आनी चाहिए भैया, वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन था, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसमें लिमिट लगी है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब था रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, बट डेफिनेट इंटीग्रेशन इज नॉट द रिवर्स प्रोसेस, वह उस रिवर्स, वो जो इंटीग्रेशन करके आया उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालने के बाद जो आता है उसको डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं बेटा, ये डेफिनेट है, इनडेफिनेट ना है, जो तुम सोच रहे हो वो इनडेफिनेट था। पाई से 2 पाई साइन एक्स कैसे आया, पाई से 2 पाई साइन एक्स कैसे आया, ओहो बेटा, यहां जब हमने मैक्स का ग्राफ बनाया था बेटा, थोड़ा आराम से देखना बेटा, यहां ये और फिर यह बनाया था बेटा,
ये वाला ग्राफ किसका था बेटा? ये साइन एक्स का ग्राफ था। तो बेटा पाई से 2 पाई कौन सा होएगा सर? साइन एक्स होएगा, है ना? साइन एक्स का ग्राफ था, ठीक है। सिक्सटीन नंबर स्लाइड में भी तो इंटीग्रेंड में एक्स के टर्म में फंक्शन है, तो कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर लिए बेटा? उसमें एक्स मल्टीप्लाई में था, बाहर निकाला है हमने। और जो तुम कह रहे हो ना 16 स्लाइड में बेटा, उसमें हमने tan इनवर्स इंटीग्रेट किया है उसको। इसको लग रहा है वहां इंटीग्रेट किया बेटा हमने उसे। क्या किया बच्चे? इंटीग्रेट किया है ना? हाँ, क्या किया बेटा? इंटीग्रेट किया है वहां पर हमने। चलो बिल्कुल, हाफ लूप का एरिया 1। हाफ लूप से मतलब है भाई, इतनी बार तो बता दिया, अब क्या बताएं। यह लूप है भाई, इसको मैं लूप कह रहा हूं। इस लूप का एरिया 2 स्क्वायर यूनिट होता है, तो आधे का एरिया 1 हो जाएगा, इसका एरिया 1 हो जाएगा। इतने पार्ट का, कितने पार्ट का? इतने पार्ट का एरिया 1 हो जाएगा, इतने वाले, बस इतना, आधे लूप का, 0 से π/2 तक का। सर आपने तो कहा था कि आइडेंटिटी को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, नीलू पांड्या कह रही हैं। अच्छा एक चीज बताओ, क्या मैंने कहा था कि हम आइडेंटिटी को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते? कभी ऐसा कहा था मैंने? जरा बताओ। यह जो है नीलू पांड्या, ये कह रही है हमने कहा था आइडेंटिटी को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जरा बताओ, कभी हमने ऐसा कहा था? हाँ बेटा, क्या कहें तुम्हें? अब हम क्या कहें बेटा, तुम्हें क्या कहें? हैं? इक्वेशन हमने कहा था क्यूबिक इक्वेशन हो, बाय क्वाड्रेटिक हो, तो ऐसा नहीं कि क्यूबिक इक्वेशन है, दोनों साइड को डिफरेंशिएट करके उसे क्वाड्रेटिक में बदल लिया और उसे सॉल्व कर लिया, उसके रूट से निकाल लिए, उसके रूट से निकाल लिए। है बेटा? मतलब बेटा रिलेशन फंक्शन का वेटेज थोड़ा कम, तो क्या मैं रिलेशन फंक्शन छोड़ सकता हूं? हाँ, मैथ्स का वेटेज भी बेटा 300 में से 100 ही मार्क्स है बस, तो मैथ्स भी छोड़ सकते हो। ऐसे तो मैथ्स भी छोड़ सकते हो तुम चाहो तो, पूरा मैथ्स छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग कर लो। कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड, बट सर ई की पावर एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड। कोई बात नहीं, फिर कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड, बट स्टिल वी कैन फाइंड आउट इट्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू, है ना? वी कैन स्टिल फाइंड आउट इट्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू। लेकिन आपने ऊपर बालों को डिफरेंशिएट ही नहीं किया है स्लाइड नंबर 16 में। कौन से को डिफरेंशिएट ना किया हमने स्लाइड नंबर 16 में? किसको ना किया भाई हमने स्लाइड नंबर 16 में डिफरेंशिएट? ऊपर वालों को। कौन से ऊपर वालों को नहीं किया भाई हमने डिफरेंशिएट? किसको नहीं किया? ऊपर वाले को डिफरेंशिएट नहीं किया है। पता नहीं कहां से क्या आ रहा है यहां। 16 नंबर स्लाइड में ऊपर वालों को डिफरेंशिएट नहीं किया है। अरे भैया यहां पर इस स्लाइड में भैया यहां इतने इंटेलिजेंट लोग यहां पर रहते हैं, इतने इंटेलिजेंट लोग रहते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन क्या है? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर जैसा हो तो यहां एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रल होगा 1/a। एक्स काम करेगा ए का, इंटीग्रेट कर दिया 1/x tan इनवर्स t बाय एक्स, एक्स से एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट किया है, हमारा आईआईटी बना दो, हमें भी आईआईटी बॉम्बे चाहिए हमको, और उसमें भी कंप्यूटर साइंस मिले तो बहुत बढ़िया, और पैकेज हमको 4 करोड़ से कम नहीं चाहिए है, पैकेज हमको 4 करोड़ चाहिए, 4 करोड़। बैंगन जैसी शकल, कद्दू जैसी अकल, और कुछ भी सोच लेता, कुछ भी। अब जरा यहां आ जाओ भाई। अब इस प्रॉब्लम को एक बच्चा कह रहा अच्छा है मैं अंधा हूं। अब भाई यहां पर यह जो फंक्शन रखा आईडी एडवांस का सवाल है,
ये फंक्शन है f इज अ नॉन नेगेटिव फंक्शन डिफाइंड ऑन द इंटीग्रल 0 to 1 इंटरवल 0 to 1, और हमें इसमें बताना कौन सा पार्ट सही है। अब जरा देखो बेटा, अब ये बहुत अच्छा सवाल है। यहां पर सर ये इसके बराबर है फॉर ऑल x 0 to 1, 0 to 1 है ना, 0 to 1 के लिए तो हम इसे क्या करें, डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, भाई ये भी लिख दो, विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका डेरिवेटिव करो सर, अपर लिमिट इन द फंक्शन 1 माइनस एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू एफ एक्स, इज इक्वल टू एफ एक्स। क्लियर हुआ? हाँ सर, यह क्लियर हुआ। f0 0 दे रखा है, और हमें क्या क्या रखा है, x कहां से कहां तक है, 0 से 1, x है 0 से 1, और f0 0 है भाई, f0 0 है, f0 कितना है, 0 है। ठीक, करेंगे भाई, करना शुरू करेंगे, चिंता ना करो, ब्लॉक भी करेंगे। यहां आ गए, हाँ सर, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो। 1 माइनस एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर एक्स। यहां से 1 माइनस एफ स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। एफ डैश एक्स बराबर हो गया प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ स्क्वायर एक्स। ये आ गया, ठीक है, बिल्कुल सर, ये आ गया। अब एफ डैश एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एफ स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ऐसे लिख सकता हूं, जरा देख लो। हाँ सर, ये लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये क्लियर है? ये बात क्लियर हो गई? हाँ सर, यह बात क्लियर हो गई। अब इसको जब हम इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट एफ डैश एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एफ स्क्वायर एक्स डी एक्स, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर लो, प्लस माइनस एक्स प्लस सी, क्या आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट कैसे करें सर, एफ एक्स को टी रख दें, तो ऊपर क्या बन गया, एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर डी टी, ऊपर बन गया डी टी और नीचे बन गया रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये आ गया एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस सी, प्लस माइनस एक्स प्लस सी, और ये हो गया साइन इनवर्स टी इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स प्लस सी, यानी कि साइन इनवर्स एफ एक्स बराबर प्लस माइनस एक्स प्लस सी। ये आ गया भाई, देखो जरा, ये आ गया, ठीक है। हाँ सर, अब जैसे ही आया ना, अब सी कैसे निकालें, f0 0 दे रखा है, f0 क्या दे रखा है, 0, तो ये हो गया साइन इनवर्स 0 बराबर 0 प्लस सी, तो सी की वैल्यू आ गई 0, तो हमने क्या किया, पुट x इक्वल टू 0, इसमें x को 0 रख दिया, इसमें x को 0 रखा, और फिर यहां से अपने पास साइन सी की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब हुआ साइन इनवर्स ऑफ एफ एक्स बराबर हो गया प्लस माइनस एक्स। तो हमें यहां पर f के बारे में बताना था, f इससे बड़ा है छोटा, तो पहले तो हम f निकालेंगे ना, यानी हम पहले क्या डिटरमाइन करेंगे, f डिटरमाइन करेंगे, f फंक्शन क्या है, तो यहां से हमें f फंक्शन मिल जाएगा, साइन इनवर्स एफ एक्स बराबर प्लस माइनस एक्स। हाँ सर, तो यहां से साइन, यहां से एफ एक्स क्या आ गया, ये आ गया प्लस माइनस साइन एक्स, प्लस माइनस साइन एक्स, या यूं कहूं से साइन ऑफ प्लस माइनस एक्स। हाँ सर, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस साइन एक्स, देख लो भाई आराम से, प्लस माइनस साइन एक्स, ठीक है, ये क्लियर हो गया। हाँ सर, यह क्लियर हो गया। अब जरा देखिए, जैसे ये आया, वहां लिखा है f कैसा फंक्शन है, जरा पढ़ो ऊपर, f इज अ नॉन नेगेटिव फंक्शन, यानी f की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ऑन द इंटरवल 0 to 1 डिफाइंड है। अब जरा देखो, साइन एक्स ही आ गया, नॉन नेगेटिव फंक्शन है, बट f इज नॉन नेगेटिव फंक्शन,
f is non-negative function on closed 0 to 1। तो मुझे बताओ fx क्या होगा, तो तुम मुझे बताओ fx क्या होगा, fx क्या होगा। हाँ, नेगेटिव पार्ट डिलीट कर देंगे, बिल्कुल सही। तो fx बराबर हो गया बेटा sin x, fx बराबर हो गया sin x। अब देख आईआईटी कैसे चीजों का इस्तेमाल करता है, देख यहां से उसने लेबिनीज रूल का इस्तेमाल करवा लिया हमसे, यहां से हमने क्या किया, दोनों साइड को डिफरेंशिएट किया। सर पता कैसे चलेगा डिफरेंशिएट करना, जब भी लिमिट वेरिएबल आ जाए मैक्सिमम केसेस में यू विल ट्राई टू डिफरेंशिएट एंड डिटरमाइन द फंक्शन। आपको दिख रहा है यहां लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट में कोई एक लिमिट x का फंक्शन है, तो मान के चलिए वहां न्यूटन लेबिनीज फॉर्मूला लगेगा, है ना, मैक्सिमम केसेस में। अब ये फिर से वही वाली बात नहीं है भाई कि भाई अगर किसी जगह नहीं लगा, 99% केसेस में लग जाएगा, 1% में नहीं लगा किसी सवाल में, तो ये नहीं कि मसाल लेके निकल पड़ो कि चलो सर की झोपड़ी जला के आते हैं, ठीक है भाई। हाँ, तो 99% केसेस में ऐसा हो जाएगा। अब जैसे ये साइन एक्स आया, आपको पता है इन विसिनिटी ऑफ 0, अगर मैं साइन एक्स की बात करूं, हमने लिमिट में बहुत गहरी तरीके से पढ़ा था कि साइन एक्स 0 से आगे कौन बड़ा होता है, 0 से आगे। अगर मैं बात करूं 0 से आगे, ये लाइन क्या है, y इक्वल टू एक्स, और यह है साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। हाँ सर, ये साइन एक्स का ग्राफ है, y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो x ग्रेटर देन 0 में, फॉर x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 पर, अगर मैं x 0 से बड़े पर बात करूं, x बड़ा है कि साइन x बड़ा है, सर x इज ग्रेटर देन साइन x। x किससे बड़ा है, साइन x से बड़ा है। याद आया कुछ, याद आया, क्या तुम्हें याद है। हाँ सर याद है, हमने, याद है सर, ये x था, ये आपने, ये y था, तो ये भी पूरी हाइट x हो जाएगी यहां से यहां तक, ये तो y हो जाएगी, और यह वाली जो हाइट होगी, कौन सी हाइट, यह वाली जो हाइट होगी ये साइन x होगी, और यह वाली हाइट जो आपने बनाई है ये x हो जाएगी, क्योंकि y बराबर x है, वह वाली पूरी हाइट तो x हो जाएगी, और यह वाली जो ग्रीन वाली हाइट है यह है साइन x हो जाएगी। तो x बड़ा है साइन x से, तो f ऑफ हाफ जो कि होगा साइन हाफ, वह छोटा होगा हाफ से। f ऑफ 1/3 जो कि होगा साइन 1/3, यह भी छोटा होगा 1/3 से, 1/3 से। वहां पर f ऑफ हाफ, हाफ से बड़ा, गलत है। कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर, कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ, बात क्लियर हो गई। तो देख रहे हो कैसे ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज करवा लिया इसने। अब जरा एक और देखो, यह सवाल आया जेईई एडवांस में 2010 में, जेईई एडवांस में 2010 में। लेट अस डू दिस आल्सो। इस प्रॉब्लम में f is a real valued function defined on -1 to 1 such that this is equal to this, और dt बाहर है भाई, ऑपरेटर को माफ कर देना बेटा, बच्चा समझ के माफ कर देना, सर कर दिया माफ, बच्चा समझ के, बेटा गलती होगी, गलती से उसने मतलब dt को भी अंदर दे दिया उसके, कोई बात नहीं, बच्चा समझ के माफ कर देना, ठीक है। हाँ सर, तो यहां जो प्रॉब्लम है, यहां जो प्रॉब्लम है वहां सर मतलब एक से एक लेवल के सवाल कराते हो सर, मतलब एडवांस के सवाल तो मतलब गजब सर, मजा आ गया भाई। ये देख लो, f एक रियल वैल्यूड फंक्शन है डिफाइंड ऑन द इंटरवल -1 to 1, और उसका जो इनवर्स है वो f इनवर्स है, तो f इनवर्स का डैश बताना है 2 पर। बताओ यह है जो क्वेश्चन है, किन दो चैप्टर को मिला के बना, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, किन दो चैप्टर्स को मिला के बना है सर, डेफिनेट इंटीग्रेशन, और दूसरा कौन सा, दूसरा कौन सा, हाँ बोलो भाई बोलो, दूसरा कौन सा, तो दूसरा होगा फंक्शन और एमओडी। वेरी गुड, एमओडी, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, क्योंकि वहां हमने इनवर्स का डेरिवेटिव सीखा था, वहां हमने इनवर्स का डेरिवेटिव सीखा था। तो जरा देखो यहां पर ये फंक्शन दे रखा है ये, और यहां लिमिट वेरिएबल, और हमारे सर ने बताया था जब 99% ऊपर लिमिट वेरिएबल हो तो समझ जाओ लेबिनीज रूल लगेगा। तो e की पावर -x fx बराबर 2
प्लस इंटीग्रल 0 टू एक्स रूट ऑफ टी की पावर 4 प्लस 1 dt। भाई यहां लिखो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना? हाँ सर, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब हम इसे दोनों साइड को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो गया e की पावर माइनस एक्स एफ डैश एक्स, फिर माइनस e की पावर माइनस एक्स एफ एक्स, 2 का डेरिवेटिव 0, और जब यहां डेरिवेटिव करेंगे रूट ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस 1 इंटू 1, और माइनस लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, सब वो तो 0 आ जाएगा। डेरिवेटिव कर दिया भाई, डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है, ये आ गया। अब अगर मैं इसमें से एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स, और साथ में है क्या, साथ में है e की पावर माइनस एक्स, तो e की पावर एक्स को उधर दे दूं, e की पावर एक्स रूट ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस 1, और मुझे एफ डैश एक्स की वैल्यू मिल गई, क्या मिल गई, एफ एक्स प्लस e की पावर x इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1। मुझे चाहिए f इनवर्स का डेरिवेटिव एट 2। वी वॉन्ट f इनवर्स डैश का, f इनवर्स का डेरिवेटिव एट 2, ये चाहिए हमें, है ना, ये चाहिए। जिन लोगों ने एमओडी पढ़ा है हमारे साथ उन्हें याद होगा, याद दिलाता हूं कि बीटा, इफ एफ अल्फा बराबर हो बीटा, तो जी एंड जी इज इनवर्स ऑफ एफ, एंड जी इज इनवर्स ऑफ एफ। तो हमने आपको बताया था कि जी डैश बीटा होता है 1 अपॉन एफ डैश अल्फा। बताओ क्या यह याद है, क्या यह याद है? एमओडी में पढ़ा था हमने, यह हमने एमओडी में पढ़ रखा है। हाँ सर, यानी कि मुझे बीटा पता है, मुझे 2 पता है, एक्स निकालना, यानी एफ एक्स की वैल्यू पता है 2 है। अब सोचो कि एफ एक्स की वैल्यू, अब जरा देखो, वी वांट एफ डैश 2, यानी कि बीटा बराबर 2 है, यानी कि बीटा कितना हो गया सर, बीटा हो गया 2, यानी कि एफ ऑफ अल्फा बराबर 2 है, एफ ऑफ अल्फा बराबर 2 है ना? अल्फा चाहिए मुझको, तो अल्फा कैसे निकालू, कहां पर एक्स की, एफ की वैल्यू 2 आएगी, वो चाहिए मुझको पॉइंट। तो नाउ e की पावर माइनस एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस इंटीग्रल 0 टू एक्स रूट ऑफ 1 प्लस टी की पावर 4 dt। जो थोड़ा सा बुद्धि रखने वाले लोग हैं, कोई बता सकता है कि एफ एक्स की वैल्यू 2 कहां आएगी? सोच के बताओ जल्दी से, एफ एक्स की वैल्यू 2 कहां आएगी? -1 से 1 है, एफ एक्स की वैल्यू 2 कहां पर आएगी? सोच के बताओ, दिख रहा है कुछ? अरे वाह, बहुत बढ़िया बेटा, मजा कर दिया भैया तूने। सर एक्स को 0 रख दें, अगर एक्स 0 रख दें, क्योंकि ये तो बराबर है हर एक्स के लिए -1 से 1 आइडेंटिटी है, e की पावर 0 एफ 0 प्लस इज इक्वल टू 2 प्लस 0, 0 से 0 0 इंटीग्रल, तो ई एफ 0 बराबर 2। गजब, यानी के एफ इनवर्स का डेरिवेटिव एट 2 विल बी 1 अपॉन एफ का डेरिवेटिव एट 0, 1 अपॉन एफ का डेरिवेटिव एट 0, ठीक है? हाँ, ये क्लियर हुआ, एफ इनवर्स का डेरिवेटिव एट 0। तो अब ये कैसे फाइंड आउट करें सर? ये हमारे पास है, इसमें पुट एक्स इक्वल टू 0। अरे वाह, मजा आई गवा। एफ डैश 0 बराबर एफ 0 प्लस ई की 0 रूट 1। एफ 0 कितना है सर? एफ 0 है 2, देखो अभी अभी निकाले हैं। एफ 0 कितना है? 2 है, तो एफ 0 का 2 है
कहाँ गया? अरे ये भी एडवांस का सवाल है। अरे सर मजा कर दिए सर आप तो आज। F0 कितना है? 2, 2 + 1 3। F0 हो गया, F' 0 हो गया 3, और जब F' 0 3 हो गया तो आंसर आ गया 1/3। आंसर आ गया 1/3। तो कहने का मतलब है ये स्टेप हम बाद में लिखेंगे। ये स्टेप हम कब लिखें? बाद में। सो आई शुड राइट दिस स्टेप एट द लास्ट। यहां लिखता हूं मैं ये स्टेप, कहीं नहीं तो कहीं बच्चे कंफ्यूज होंगे। यहां कैसे लिख दिया? यहां पर ये आया। नाउ F'(x). देखो यार कितना सोचता हूं तुम्हारे बारे में यार, है ना? इतना सोचने के मेरे F'(x) इज इक्वल टू Fx प्लस e⁻x √(x⁴ + 1). इसमें x को 0 रख दो। x को 0 रखोगे तो F'(0) बराबर F0 + 1, यानी के 2 + 1 यानी के 3, है ना? हाँ, तो दिस इंप्लाइज F इनवर्स का डैश एट 2 बराबर 1/3। तो द करेक्ट आंसर कम्स आउट टू बी बॉम्बे। बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है? हाँ सर। तो सोच लो यार, ये देखो ये रहा एडवांस का एक और सवाल। ले एक सवाल और देखते हैं एडवांस का। जेई एडवांस 2020 में आया हुआ ये सवाल है। आओ इसको भी देखें, इसको भी निपटाएं। यहां पर लिखा है FR2R है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एंड इट्स डेरिवेटिव इज F' इज कंटिन्यूअस, सच दैट इट्स डेरिवेटिव F' इज कंटिन्यूअस। उसका डेरिवेटिव F' कंटिन्यूअस है। देख क्यों लिखा है इन F' कंटिन्यूअस है? FTOC का चक्कर पड़ रहा है इसलिए लिखा बेचारे ने। एंड इज कंटिन्यूअस एंड F पाई बराबर -6। कैपिटल F 0 से पाई भी डिफाइंड एज Fx बराबर 0 से x FT dt एंड फलाना ढिमकाना। ठीक है भाई, तो हमें F0 की वैल्यू चाहिए, यानी हमें क्या क्या दे रखा पहले तो ये देखा जाए। यहां में दे रखा कैपिटल Fx बराबर है 0 से x FT dt, ये दे रखा है भाई हमें। एक तो ये दे रखा है, ठीक, और दूसरा हमें यह दे रखा है इंटीग्रल 0 से पाई F' प्लस कैपिटल Fx, और बाहर है cos x dx बराबर 2, ये दे रखा है भाई। ठीक है? हाँ सर। अब क्या किया जाए? सर वेरिएबल लिमिट तो नहीं है, लेबिनीज रूल तो नहीं लगाएंगे। लेबिनीज रूल तो नहीं लगाएंगे। ठीक है? लेबिनीज रूल तो नहीं लगाएंगे। क्यों क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि वेरिएबल लिमिट नहीं है। तो क्या करें? सर इंटीग्रेट कर लो बाय पार्ट्स। इंटीग्रेट करें बाय पार्ट्स? हाँ सर, इंटीग्रेट कर लो बाय पार्ट्स। इंटीग्रेट करें क्या भाई? जरा सोच ले सर। F'(x) इंटू कॉस, दो इंटीग्रल में ब्रेक कर लो सर। पहले तो 0 से पाई F'(x) cos x dx, फिर प्लस इंटीग्रल कैपिटल Fx cos x dx 0 से पाई, यह बराबर है 2। मुझे याद रखो F0 चाहिए, F(0), छोटा F0 चाहिए, और F पाई हमारे पास -6 है। ये डेटा भी हमारे पास गिवन है। F ऑफ पाई बराबर -6। इंटीग्रेट करें? F' का इंटीग्रल मालूम है? हाँ सर, तो इसको सेकंड ले लो, इसको ले लेते हैं फर्स्ट। चलो करते हैं डिफरेंशिएट। सर cos x मतलब इंटीग्रेट, सॉरी, F' का इंटीग्रल Fx, कहां से कहां तक? 0 से पाई। अच्छा यहाँ F0 आ जाएगा सर, F पाई भी आएगा। और वाह, F पाई तो हमारे पास मालूम है। हाँ ये तरीका सही रहेगा, F पाई माइनस F। हाँ F पाई हमारे पास 0 पे चाहिए, शायद कुछ बन जाए, क्या पता। माइनस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और इंटू Fx dx 0 से पाई, ये आ गया भाई। हाँ सर, अब इसको करो। इसका इंटीग्रल मालूम है ना सर? तो फर्स्ट इसको ले लें, सेकंड तो इसे इंटीग्रेट करते हैं। कैपिटल Fx कॉस का इंटीग्रल साइन एक्स, माइनस साइन एक्स ना होता भाई, ध्यान रखिए, 0 से पाई, फिर माइनस इसका डेरिवेटिव F' इंटू साइन एक्स dx बराबर 2, ये आ गया भाई। हाँ सर,
अब एफ डैश एक्स कैसे मिलेगा? ओ भाई यहां लगेगा न्यूटन लेविनीज। एफ डैश एक्स बताओ भाई, एफ डैश एक्स होगा, दोनों साइड को डिफरेंशिएट करो सर। अच्छा लेविनीज रूल लग जाएगा, वेरिएबल पावर है। एफ एक्स इंटू 1 माइनस 0, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू हो गई, ओहो गजब, ये 1 और यह है 2, यह है 2, यह 1 यह है 2। जरा गौर से देखो, कुछ दिख रहा है भाई तुमको? कुछ दिख रहा है तुमको? जरा कुछ दिख रहा है भाई तुमको? हाँ सर दिख रहा है। क्या दिख रहा है सर? ये एफ एक्स हो जाएगा, और सर ये दोनों इंटीग्रल कट के, अरे वाह वाह क्या जुगाड़ किया भाई, ऐसा जुगाड़ आईआईटी कर सकता है। तो देख रहे हो? हाँ सर, ये है अपर लिमिट रखेंगे, यहां है कॉस फ्रॉम 1 into, भाई काट दूं क्या अगर तुम कहो तो? अगर तुम कहो तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, कॉस एक्स इंटू एफ एक्स, या कॉस पाई एफ पाई माइनस कॉस 0 एफ 0, फिर प्लस इंटीग्रल 0 से पाई साइन एक्स एफ एक्स dx, ये हटा देता हूं सेकंड, और प्लस एफ पाई साइन पाई, फिर माइनस इंटीग्रल 0 से पाई एफ डैश एक्स साइन एक्स बराबर 2। और यहां से ये वैल्यू मैं इस इंटीग्रल में यूज कर लेता हूं। आई विल यूज दिस वैल्यू हियर इन दिस इंटीग्रल, एंड यू कैन वेरी वेल सी ये इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन कट गया। देख लो भाई, वो माइनस में और ये प्लस में, दोनों इंटीग्रेशन गए, और जैसे ही ये गए तो ये क्या बन गया सर? कॉस पाई हो गया -1 इंटू एफ ऑफ पाई, -1 इंटू एफ ऑफ पाई, और प्लस नहीं माइनस एफ जीरो, बिल्कुल सर, कॉस 0 माइनस एफ, हाँ ठीक है, और फिर प्लस एफ पाई इंटू साइन पाई, वो तो 0 हो गया भाई, कैपिटल एफ पाई प्लस कैपिटल एफ पाई इंटू साइन पाई बराबर 2। ये तो हो गया 0। एफ पाई है -6 ही है ना भाई, देख ले जरा, एफ पाई कितना है -6, ये हुआ -6 माइनस एफ 0 बराबर 2। एफ 0 कितना आ गया सर? एफ 0 आ गया 4, तो एफ 0 कम्स आउट टू बी 4, द वैल्यू ऑफ एफ 0 इज 4। चमका? मजा आया भाई? हाँ सर मजा तो आया। तो बस इतना ही रखेंगे आज के लिए, बाकी हम अब इसमें लगभग 2 लेक्चर और लगेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में। और मैं एक चीज और बता दूं, जो लोग सिर्फ चैप्टर खत्म करने के चक्कर में हैं, जल्दी खत्म कर दो, तो बेटा चैप्टर खत्म होने के साथ साथ तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, और फिर ना तो मेंस में कुछ होगा ना एडवांस में। और यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआईटी से भर भर के सवाल पूछता है, मेंस भी और एडवांस भी। ठीक है भाई, ये बात क्लियर है? एक्सटेंड कर दें? मैं तो करने को तैयार हूं, लेकिन फिर वही है, फिर लोग पता क्या कहते हैं, मैथ्स के चक्कर में हमारे 2 सब्जेक्ट कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। पता नहीं ये ऐसी, मैंने एक कमेंट पढ़ा जिसमें एक बच्चे ने लिखा कि मैथ्स का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत खराब है आईआईटी में। पता नहीं ये भ्रांति किसने फैला दी, मैथ्स में मार्क्स नहीं आते, पता नहीं केमिस्ट्री में मार्क्स आ जाते हैं, फिजिक्स में मार्क्स आ जाते हैं, मैथ में मार्क्स नहीं आते। भाई लाने वाला चाहिए। मैथ्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर तुम्हें अच्छे से पता है, आता है, तो फिर पूरा हो जाएगा, तो फिर पूरे मार्क्स आते हैं, और अगर नहीं आते तो फिर नहीं होता। तो ये मैथ्स की खासियत है। तो मैथ्स का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट खराब है, पता नहीं किसने फैला दिया। अगर ऐसा होता तो यूपीएससी की बात कर रहा हूं मैं, तो आईआईटी की भी नहीं ले, यूपीएससी की। आज से पहले ये कहते थे लोग यूपीएससी में मैथ्स इतना स्कोरिंग नहीं होता, बाकी सब्जेक्ट ले लो वो स्कोरिंग होते हैं। यूपीएससी की बात कर रहा हूं, आईएएस के एग्जाम की। उसमें कनिष्क कटारिया नाम का लड़का आईआईटी बॉम्बे का पास आउट मैथ्स लेता है और ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आता है। तो मैथ्स का अगर कोई बेवकूफ होगा जो कहता है मैथ्स स्कोरिंग नहीं है,
यह वो लोग होते हैं जो पढ़ते लिखते हैं नहीं मैथ्स, फिर बाहर आकर इंटरव्यू देते हैं, बहुत खराब हुआ है, बहुत ज्यादा लंबा आया था, बहुत मुश्किल था मैथ का पेपर। अबे तूने पढ़ाई नहीं तो कैसे होगा, तूने पढ़ाई नहीं तो कैसे होगा। नहीं लोग सर मैथ में बहुत समय लगता है, उससे दोनों सब्जेक्ट कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। भाई ऐसा कितने घंटे पढ़ रहा तू मैथ्स है, कितने घंटे पढ़ रहा भाई तू मैथ्स? कितने घंटे पढ़ रहा भाई तू ऐसा मैथ्स? उनसे पूछे केमिस्ट्री, केमिस्ट्री भी बर्बाद हुआ है। तो क्या उखाड़ दिया तूने केमिस्ट्री में? सिलेक्शन तो फिर भी, अगर किसी को ऐसा लगता है तो भैया मैथ्स पूरा छोड़ दो और सिलेक्ट होके दिखाओ। आई चैलेंज यू, सिलेक्ट होके दिखाओ, मैथ्स पूरा छोड़ दो, 0 मार्क्स लेकर आओ मैथ्स में, सिलेक्ट होके दिखाओ पूरा, सिर्फ 2 सब्जेक्ट के दम पर। नहीं हो सकता भैया, तीनों चाहिए। और तू सोच रहा मैथ्स अगर हम कम कर लें थोड़ा सा तो मतलब, भाई मैथ्स में दिमाग लगता है, मैथ्स में दिमाग लगता है, ठीक है ना, मैथ्स में दिमाग लगता है। उसके बिना तो आप इंजीनियर ही नहीं बन सकते, उसके बिना तो आप इंजीनियर ही नहीं बन सकते। हाँ ठीक है ना, उसके बिना तो इंजीनियर ही ना बन सकते बेटा, तो ये ध्यान रखना। कभी सोच रहे हम इंजीनियर बन जाएंगे, बिना मैथ के ही, बिना मैथ के इंजीनियर ना बन सकते। अब जरा ये वाला सवाल देख लो, इफ एफ इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स नॉट जीरो एवरीवेयर सच दैट एफ स्क्वायर एक्स फाइंड अ फंक्शन एफ। वो कह रहा है फंक्शन एफ फाइंड करिए, फंक्शन एफ फाइंड करिए, फंक्शन एफ फाइंड करिए। तुम्हें पता है जब ऑल इंडिया रैंक 1 में या एक ही रैंक पर 2 लोग एक साथ आ जाए, मान लो 300 में से, एग्जाम्पल दे रहा हूं सिंपल, 300 में से मान लो 2 बच्चों के मार्क्स 200 और 200 हैं, ठीक है, तब उसमें पहली रैंक किसको दी जाएगी, दूसरी किसको? वहां पहली रैंक उसको दी जाएगी जो जिसकी एज ज्यादा है, उसको ज्यादा रैंक दे दी जाती। मान लो दोनों बच्चों की एज भी बराबर हो, तो फिर क्या करते हैं, फिर देखते हैं उनके मैथ्स के मार्क्स। किसके मार्क्स देखते हैं? मैथ के। जिसके मैथ में ज्यादा होते हैं, दोनों का नेट स्कोर दोनों का 200 है, जिसके मैथ में ज्यादा होते हैं उसको रैंक आगे मिल जाती है, अच्छी रैंक, एक रैंक ऊपर मिल जाती है। जिसके मैथ में कम होते हैं एक रैंक नीचे मिल जाती है, ठीक है ना। हाँ ठीक, यहां पर एफ स्क्वायर एक्स 0 टू एक्स ये लिखा है, नॉट जीरो एवरीवेयर फाइंड अ फंक्शन। लो कर लो भाई जल्दी से, इसका डेरिवेटिव 2f(x) इंटू एफ डैश एक्स, और यह हो जाएगा इसका डेरिवेटिव सर f(x) इंटू साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स। अपर लिमिट इन द फंक्शन, अपर लिमिट का डेरिवेटिव, माइनस लोअर लिमिट इन द फंक्शन, लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। ये हमने डिफरेंशिएट करके लिख दिया। अच्छा जरा देखो कि हम इसको क्या करें। असल में क्या, देखो बड़ा मजेदार सवाल है। एक्स स्क्वायर एक्स इस इंटीग्रेशन के बराबर है, और ये इंटीग्रेशन यानी ये इंटीग्रेशन मिल गया तो एफ एक्स मिल गया, बिल्कुल सर। लेकिन ये इंटीग्रेशन कब मिलेगा? जब एफ मिलेगा। तो एफ तब मिलेगा जब इंटीग्रेशन मिलेगा, और इंटीग्रेशन कब मिलेगा? जब एफ एक्स मिलेगा, यानी कुछ नहीं मिलेगा। दोबारा सुन लो, एफ तब मिलेगा जब ये इंटीग्रेशन मिलेगा जो लिखा है, एफ तब मिलेगा जब ये इंटीग्रेशन मिलेगा। और इंटीग्रेशन कब मिलेगा? जब एफ पता हो, जब एफ मिले तब ये इंटीग्रेशन निकाले, यानी कुछ नहीं निकाल सकते। जब कुछ नहीं निकाल सकते इंटीग्रेट करने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो दोनों साइड को क्या करो, दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दो। हाँ सर, तो जब डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया। अब यहां से ये हो गया 2f डैश एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स इंटू एफ एक्स। बस को उठा के इधर ले आया, इक्वल टू 0। अब या तो एफ एक्स 0 होगा, एफ एक्स इक्वल टू 0, या फिर 2f डैश एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन माइनस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स 0 होगा। ये 0 नॉट पॉसिबल। क्यों? वहां एक लाइन लिखी है नॉट जीरो एवरीवेयर, यानी 2 शब्द हैं मैथ्स में, नॉट जीरो एवरीवेयर, नॉट जीरो एनीवेयर, नॉट जीरो एवरीवेयर, नॉट जीरो एनीवेयर।
एवरीवेयर और एनीवेयर में फर्क है। कई बच्चे सोचते हैं एफ एक्स जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब एफ की वैल्यू कहीं जीरो नहीं हो सकती। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स इज नॉट जीरो एवरीवेयर। इसका मतलब क्या है कि साइन एक्स हर जगह जीरो नहीं है, बीच में कभी कभी जीरो हो सकता है एन पाई पर, लेकिन हमेशा जीरो नहीं है। तो इससे कई बच्चे मतलब क्या निकाल लेते हैं, वहां लिखा नॉट जीरो एवरीवेयर, तो बच्चे सोच लेते हैं ये जीरो हो ही नहीं सकता कहीं पे भी। नहीं, इसका मतलब है हर जगह जीरो नहीं है। cos x इज नॉट जीरो एवरीवेयर, इसका मतलब यह है हर जगह नहीं। तो यहां से जब एफ एक्स बराबर जीरो आ गया, इसका मतलब तो एफ एक्स की वैल्यू सदैव हमेशा के लिए जीरो हो गई, जबकि वहां क्या लिखा है, नॉट जीरो एवरीवेयर, हर जगह जीरो नहीं है, इसलिए यह स्टेटमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हाँ भाई एंड कर देते हैं, कर लो भैया, एंड कर लो भाई, जाओ लो। ये आ गया साइन एक्स अपॉन 2 इंटू 2 प्लस कॉस एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, तो एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। यहां हो गया एफ एक्स, यहां हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस कॉस एक्स को टी रख दो, तो ऊपर हो गया माइनस डी टी, नीचे हो गया 2t, यानी कि माइनस हाफ ln मॉड t प्लस c। हाँ सर, ये आ गया बिल्कुल। तो यानी हमारे पास एफ एक्स क्या बन गया सर, एफ एक्स बन गया माइनस का हाफ ln ऑफ मॉड ऑफ 2 प्लस कॉस एक्स, 2 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। अब हमें सी निकालना पड़ेगा, तभी हम फंक्शन डिटरमाइन कर पाएंगे, तभी हम फंक्शन डिटरमाइन कर पाएंगे। ठीक है, अब जरा देखो एफ जीरो कितना है, एफ जीरो नाउ एफ स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू एक्स एफ टी साइन टी अपॉन 2 प्लस कॉस टी डी टी। व्हाट इज एफ ऑफ जीरो सर, एफ स्क्वायर जीरो, ये तो हर एक्स के लिए ट्रू है ना, हाँ ये जीरो, तो एफ जीरो जीरो है। तो अब हम अगर इसका और इसका इस्तेमाल करें दोनों का, तो मेरे पास हो जाएगा एफ जीरो इक्वल टू माइनस हाफ ln 2 प्लस कॉस जीरो प्लस सी। इसमें एक्स को जीरो रख दें, तो ये हो गया जीरो इज इक्वल टू माइनस हाफ ln 3 प्लस सी, तो सी की वैल्यू हो गई हाफ ln 3, हाफ ln 3। तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज एफ एक्स मिल गया क्या, हाँ सर एफ एक्स मिल गया। एफ एक्स क्या मिल गया, हाफ ln 3 माइनस हाफ ln ऑफ 2 प्लस कॉस एक्स। 2 प्लस कॉस एक्स हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा, नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता, तो हाफ ln ऑफ 3 अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स, आंसर यह हो गया एफ एक्स। तो यही हमें डिटरमाइन करना था, एफ एक्स ही पूछा था, सो दिस इज एफ एक्स, दिस इज एफ एक्स। मैच हुआ भाई आपका, log a minus log b is log a upon b. So that is all from my side as of today, and that brings us to the end of this beautiful session. और जैसा मैंने कहा था, इस सेशन को देखे बिना कल की क्लास मत कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपने यह सेशन अच्छे से किया होगा, इसका हर क्वेश्चन को आपने साथ में जैसा आप रोज करते हैं वैसे ही आपने इस लेक्चर को किया होगा, साथ में सॉल्व किया होगा, या जो भी आप करते हैं नोट्स बनाते हैं, जो भी किया होगा आपने आज भी बिल्कुल वैसे ही चीज को, प्रोसेस को फॉलो किया होगा। तो आई होप फॉर दैट। तो मिलते हैं कल की लाइव क्लास में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।